स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो पर्पस बस यही होता है कि बाद में कभी 2 4 5 साल के बाद जब वो क्लाइंट अपना कोड बेस खोले या किसी और वेंडर के पास जाए तो उसके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि कोई चीज कहीं पे है तो क्यों है। नाइस। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरे साथ ये होता था कि मैं अक्सर जो है फास्ट फास्ट में अपना प्रोजेक्ट बनाता था, तो एक सर्टेन टाइम पे आके वो कोड डेड हो जाता था। वो सिचुएशन में आ जाता था कि उसमें ना कोई नई चीज़ ऐड कर सकता था और ना मैं उसको कुछ ठीक कर पा रहा होता था। तो और जो है वो मतलब उसमें फंस जाता था। फिर मुझे कुछ और करना है तो मुझे शुरू से नया कोड लिखना पड़ता था। उसमें मैं सारी जो गलतियां पहले की होती थी वो नहीं करता था। तो मेरे लिए रिफैक्टरिंग जो बिकेम क्या प्रोसेस टू लाइक इंश्योर कि मेरा कोड जो डेड डेड ना हो जाए। वो एफर्ट्स पर करते रहना टू इंश्योर के उसमें नए फीचर्स इजीली ऐड हो रहे हैं, टू इंश्योर के अगर कोई नया फीचर ऐड हो रहा है तो उसको सही तरीका जो ऐड करने का उसके लिए मिनिमल एफर्ट चाहिए होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो है वो जो गलत तरीका ऐड करना है उसके लिए मिनिमल एफर्ट लग रही हो, जिसे हम लोग चिपकाना कहते हैं बेसिकली कोडिंग टर्मिनोलॉजी में। कि तो अगर इस तरह हो रहा है इट मीन्स कि कोड में रिफैक्टरिंग की ज़रूरत है, तो वो एफर्ट पुट करते हैं, उसको मैं रिफैक्टरिंग बोलता था। और किसी और ने के पास है कोई कंटेंट टू शेयर? आई थिंक सबने एक होलिस्टिक पिक्चर दे दिया। एक और चीज़ ऐड करनी थी कि हम लोग हर रोज़ कोई नई चीज़ सीख रहे होते हैं, तो जैसे फरमान ने कहा व्हेन वी लुक बैक तो हमें चीज़ें नज़र आती हैं टू इम्प्रूव। तो इट्स एज वी लर्न कंटिन्यूसली, रिफैक्टरिंग भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ऑफ इम्प्रूविंग कोड। यस, सही। सो रिफैक्टरिंग इफेक्टिवली, आज हम लोग बेसिकली वही डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह हम लोग जो हैं वो क्या प्रैक्टिसेस और टूल्स अब यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिफैक्टर इफेक्टिवली। हाँ, ये बड़ा एक बुक का वो है, कोट है, लाइन है एग्जैक्टली, कि हम लोग पहली हमारे अप्रोच दिमाग में ये होती है कि लेट्स ब्रिंग द बुलडोजर एंड फिक्स ऑल ऑफ दिस कोड एट वंस। हम क्या करते हैं, पूरा कोड तो ब्रेक कर देते हैं एक साथ, उसके सारे बिहेवियर उसके सारे टेस्ट फेल कर रहे होते हैं। एंड वी आर लाइक कि ओवर द नाइट जब दोबारा कोड को वापस वर्किंग स्टेट में लेकर आ जाएंगे, जिसमें जो रिफैक्टर भी हो चुका होगा, बेहतर भी होगा और चल भी रहा और उसका कोई बिहेवियर चेंज नहीं हुआ हुआ होगा। डू यू थिंक एनी मतलब कोई सोचता है कि इसमें मसले क्या आते हैं, या हम श्योर किसी ने कभी एक्सपेरिमेंट किया है ये इस तरह रिफैक्टर करना? नहीं, मैं अपनी एग्जांपल दूं सबसे पहले। मेरे साथ एक दफ़ा ये हुआ था कि इसमें कोई एप्लीकेशन बना रहा था मैं, एंड एक पॉइंट पा के उसने इतना बुरा कोड, डेफिनेटली मैं कुछ फोर्थ सेमेस्टर में था, तो इतना बुरा कोड लिखा मैंने कि जो है वो उसके बाद वो कुछ भी नया कुछ इसमें ऐड नहीं हो सकता था। तो मैंने कहा कि चलो कोई मसला नहीं, मैं जो इसका वर्जन 2 निकालता हूँ, उसमें सारे मसले हल होंगे। वो वर्जन 2 में साथ से चला नहीं, मतलब मैं एक पॉइंट पा के एफर्ट पुट करना छोड़ दी मैंने। मैंने पूरा कोड तो बदल दिया था और क्लासेस भी बना दी थी, चीज़ें बना दी थी, मैं दोबारा उसको वर्किंग स्टेट पे नहीं ला सका था अभी भी। वो इतना मेस्ड अप हो गया था मुझसे। एट दैट टाइम आई रियलाइज कि जो है वो ये टेक्निक जो थी कि पूरा कोड ब्रेक करके शूट मतलब उसको, हाँ, उसको ये कहना कि रिफैक्टिंग फेज चल रहा है, एक लंबा टेडियस घंटों का रिफैक्टिंग फेज, उसमें वी एंड अप आइदर चेंजिंग बिहेवियर, गेटिंग टायर्ड, और कभी भी रिफैक्टिंग पूरा सही से होता नहीं है। इसमें एक तो चीज़ ये कि क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा कोड देख रहा होता हूँ, तो स्टूडेंट्स जब प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे होते हैं या असाइनमेंट्स लेके आ रहे होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह की होती हैं कि उन्होंने फंक्शंस या क्लासेस कुछ इस तरीके से बनाई हुई होती हैं कि वो दे डजंट मेक एनी सेंस। तो जब उनको कुछ चेंजेस का कहा जाता है तो एक्चुअली होता ये है कि वो लोग जैसे अपने ही कोड में स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं कि अब हम इस उनको अपना ही कोड कुछ टाइम बाद समझ में नहीं आ रहा होता। तो वहाँ पर अगर उनको चेंजेस का कहा जाए तो वो लोग जो है उसमें पूरा का पूरा वो सेमेस्टर गुजार देते हैं, लेकिन उनका कोड जो है वो ठीक होके नहीं देगा। और प्रोजेक्ट में स्पेशली ऐसा होता है क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा जल्दी में उन्होंने बनाया हुआ होता है, तो प्रोजेक्ट में कुछ डिज़ाइन या कुछ ऐसी चीज़ों पे वो फोकस नहीं किया हुआ होता उन्होंने बिल्कुल भी। तो उसकी रिफ्लेक्टिंग अगर उनको हम बोलते भी हैं तो ऐसा इसका टाइम नहीं होता, तो उसका कुछ मतलब कोई फ़ायदा नहीं होता उस चीज़ का, और फिर वो प्रोजेक्ट वैसा का वैसा ही जो है वो डंप हो जाता है। सही। हाँ, आई गेस ये सॉरी, नहीं मैं बोलो। एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था कि एक संक कॉस्ट फैलेसी होती है, मतलब डूबी हुई रकम जिसको बोलते हैं हम, कि हमने एक इन्वेस्टमेंट की, एफर्ट्स की, और वो डूब रही है हमारी, कि वो चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है, या
फॉर एग्जांपल डिपेंड्स ऑन द कोड साइज ऑफ द कोड, कितना बड़ा साइज है कोड का। अगर आपका छोटा सा कोड है, एक एल्गोरिथम है जिसके अंदर मसले हैं, तो आप कोशिश करो कि उसको फिक्स कर लें, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया उसके अंदर ना, खुद को, अपने टाइम को और खुद को। बट समटाइम्स इट्स बेटर कि आप स्टार्ट ओवर शुरू से दोबारा कर लें, क्योंकि कभी कभी आप गलत निकल चुके होते हैं और वो सही नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपका जो स्कोप है प्रोजेक्ट का, जो भी आपका कोड है वो बहुत बड़ा कोड है, तो उसमें मसला ये होता है कि आप अगर इस तरह से कर देंगे, सब चीज़ें छेड़ देंगे, ठीक है, तो उसमें फिर आप उसको अलग रखें, मतलब जो एक्चुअल आपका कोड है उससे अलग रखें उसको, और आप जो है उसको ठीक करते रहें, और जब वो सही हो जाए बहुत सारे सालों के बाद, तो फिर आप उसको प्रोडक्शन ग्रेड कर दें। या फिर आप बिट बाय बिट करें, मतलब आप एक फंक्शन को उठाएं, एक फंक्शनलिटी देखें, ये वाला पीस ऑफ कोड इस एरिया में जो है हम करते हैं, फिर उसको आप ठीक कर लें जब, और वो सही से बाकी सब से इंटीग्रेट हो जाए, फिर आप नेक्स्ट चीज़ के ऊपर आए। इस तरह के करके आप चीज़ों को बिल्ड कर सकते हैं। नाइस। हम लोग भी यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि करना ही चाहिए, बिट बाय बिट ही करना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। होना ही चाहिए जो प्रैक्टिसेस में कि ऐसे कोड भी लिखा हुआ है, चेंज द डिज़ाइन विदाउट चेंजिंग द बिहेवियर। द आइडिया इज के बजाय से एकदम से पूरा कोड ही उलट दें, हम जो है स्मॉल स्मॉल चेंजेस लाते जाएं इसके अंदर, और इंश्योर कर रहा हूँ कि जो स्मॉल चेंज हम लेके आ रहे हैं उससे कोई एग्जिस्टिंग बिहेवियर में चेंज नहीं आ रहा है। तो द थिंग इज कि एज रिफैक्टिंग इज कंटिन्यूस एफर्ट और एंडलेस एफर्ट। ऐसा नहीं होता है कि हम कहते हैं कि कोड अब रिफैक्टर हो गया, हमेशा कोड में मजीद रिफैक्टिंग गुंजाइश होती है। इट्स अबाउट हाउ मच टाइम वी वांट टू एलोकेट टू इट। तो आइडिया इज के तरीका ही होना चाहिए कि मुस्तकिल इंश्योर करो, एक छोटा चेंज करें एंड देन वेरीफाई करेंगे कि बिहेवियर चेंज तो नहीं हुआ इसके अंदर, देन एक छोटा सा चेंज करें एंड देन इस तरह। तो इस तरह मतलब द बेस्ट प्रैक्टिस के इस तरह किया जाए। नमक भाई, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? नहीं, और गुड एग्जांपल्स हैं बहुत सारी। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग बहुत बड़े बड़े चेंजेस करके पीआरस बना देते हैं, बहुत दिनों का एफर्ट होता है, और फिर दे गो अनमर्ज्ड और सारा एफर्ट वेस्ट हो रहा होता है। टेस्ट नहीं लिखे हुए होते, बड़े बड़े चेंजेस किए हुए होते हैं, फिर रिलाई कर रहे होते हैं कि कोई और आके रिव्यू करेगा, और दैट नेवर हैपेंस। या एक चीज़ आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट है रिफैक्टिंग में कि बहुत अच्छे टेस्ट लिखे होने चाहिए। बिकॉज टेस्ट जो ऐसा लिटमस टेस्ट सर्व कर रहे होते हैं कि आपने कोई बिहेवियर चेंज तो नहीं कर दिया है। तो लाइक आप बड़े कॉन्फिडेंस से रिफैक्टिंग करते हैं कि आप कोड चेंज करते हैं, देन आप टेस्ट चलाते हैं, सारी ग्रीन है, कुछ मसला नहीं है, एंड देन वो आप साइकिल इतना करते रहते हैं। rather than कि आप माइंड में आपने मैप बनाया हुआ कि पहले भी फोर रिटर्न होता था, अब भी मैंने ये पैरामीटर दिया, फोर रिटर्न हो रहा हो, इस तरह नहीं होना चाहिए। इसके आगे हम लोग जो स्टार्ट वो कर डिस्कस करते हैं कुछ टेक्निक्स होती हैं फॉर रिफैक्टरिंग, मतलब रूल टेक्निक्स कह लें, रूल्स कह लें, कि क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं टू मेक कोड, जिनको हम ऑटोमेटिकली अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली कोड बिकम्स मोर मोर रीडेबल एंड उसका डिज़ाइन जो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। यू वांट टू गो थ्रू इट? श्योर। तो 5 टेक्निक्स देखते हैं टू रीफैक्टर फॉर रीडेबिलिटी। द फर्स्ट रीफैक्टर इज़ रीनेमिंग। इसमें जैसे एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, इफ़ यू लुक एट इट, m score 1, द रीडर को पता नहीं चलेगा कि व्हाट दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स। इज इट द स्कोर ऑफ द प्लेयर, इज इट द स्कोर ऑफ द गेम, किस चीज़ का स्कोर है। तो ऑन द राइट इसको रीनेम कर दिया एज प्लेयर 1 स्कोर, तो एक क्लियर इंटेंट पता चल रहा है कि जिसने कोड लिखा है वो प्लेयर 1 का स्कोर इस वेरिएबल में स्टोर करेगा। सिमिलरली वेरिएबल्स, क्लासेस, फंक्शंस, मेथड्स, हर चीज़ को मीनिंगफुल नेम देने चाहिए। बड़े हों कोई बात नहीं, लेकिन इंटेंट पता चले कि व्हाट दिस वेरिएबल और मेथड इज सपोज्ड टू डू। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। वही स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा सवाल ये होता है कि क्योंकि वेरिएबल के नेम्स, मैं भी उनको कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा फोकस करो, बट दे आर लाइक कि उनको डर होता है कि वेरिएबल का नेम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जैसे अभी लमक भाई ने कहा कि जो है वो अगर नाम बड़ा भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, तो क्या कोई, क्योंकि इंडस्ट्री में मैंने ऐसा काम बहुत ज़्यादा नहीं किया, तो क्या कोई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है कि कितना ज़्यादा लंबा नाम हो सकता है, या क्या हो सकता है कि, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो ये कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि नहीं सर, नाम बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वो क्या समझ में नहीं आएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो दे ट्राई टू कम अप विद शॉर्ट नेम, जैसे यहाँ पे m score 1 लिखा हुआ है, या ABC नॉर्मली जो हम चला रहे होते हैं।
सर यार बहुत अच्छा सवाल है। आई डोंट थिंक कि कोई स्टैंडर्ड होगा, लेकिन अगर वेरिएबल के नाम बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं ना, तो वो हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम्स की तरफ इंडिकेट कर रहे हो कि उस वेरिएबल को मतलब ब्रेक डाउन किया जा सकता है इनटू डिफरेंट क्लासेस या इनटू डिफरेंट मेथड्स और समथिंग। तो लेंथ ऑफ नेम कोई लिमिट नहीं है। एक और प्रिंसिपल होता है कि अगर वेरिएबल्स या जो जितना बड़ा स्कोप हो ना उसका, तो उतना छोटा नाम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई पब्लिक इंटरफेस के अंदर कोई मेथड है, कोई फंक्शनैलिटी एक्सपोज्ड है, तो उनके नाम छोटे होने चाहिए क्योंकि वो बहुत जगह यूज़ होंगे। वर्सेस के अगर कोई प्राइवेट चीज़ है, एक फंक्शन है, प्राइवेट फंक्शन है जो एक ही जगह यूज़ होता है, एक ही क्लास के अंदर होता है, एक ही जगह यूज़ होता है, दो जगह यूज़ होते हैं, तो उनके नाम ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। तो जितना स्कोप उसका बड़ा हो, जितनी ज़्यादा जगह वो यूज़ होने वाले, उतना छोटा नाम होना चाहिए, और जितना कम यूज़ होने वाले उतना डिस्क्रिप्टिव या उतना बड़ा नाम हो सकता है। कोई लिमिट नहीं है, वॉट एवर इट टेक्स के आपको रीडर को इंटेंट पता चले। इज देयर अ गुड प्रैक्टिस कि जो है वेरिएबल में अगर मेरे पास दो तीन वर्ड्स डिफरेंट कीवर्ड्स हैं तो इट इज फाइन, या मतलब दो तीन से ज्यादा जाएगा तो इट मींस कि यू शुड रिकंसिडर इट? एग्जाम्पल्स देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई एग्जाम्पल्स हो चैट में लिख सकते हैं या कुछ। ओके मैम। आई गेस बस मेन इंटेंशन ये होनी चाहिए कि वो अगले को पढ़ के समझ आ जाए। अगर वो नहीं हो रहा तो इट मींस कोई ना कोई एक्शन लेने की जरूरत है। हाँ, एंड इट माइट नॉट जस्ट बी रीनेमिंग, हो सकता है हमें कोई और डिज़ाइन के अंदर प्रॉब्लम फिक्स करना हो कि जिसकी वजह से ओवरली लार्ज वेरिएबल नेम्स आ रहे हैं। अप टू अ फ्यू वर्ड्स इज फाइन, 4 5 6 वर्ड्स भी इज ओके, ओके। डिपेंडिंग ऑन स्कोप। और आगे चलते हैं। The second technique for readability is extraction, कि कोई भी फंक्शन, वेरिएबल, कांस्टेंट कोई भी चीज़ हो तो हम उसे कोई मीनिंगफुल नाम दें। जैसे मैजिक नंबर्स हैं या कोई कांस्टेंट स्ट्रिंग्स हैं। इस एग्जांपल में नीचे कंडीशन दी हुई है, इफ़ नंबर मॉड 3 इज इक्वल टू 0 एंड नंबर मॉड 5 इज इक्वल टू 0। तो पढ़ने वाले को समझ नहीं आएगा कि यहाँ हो क्या रहा है, तो इसको हम एज अ सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ऑन द राइट जैसे किया हुआ है कि इफ़ इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 5, तो रीडर को क्लियरली पता है कि क्या चेक हो रहा है इस इफ कंडीशन के अंदर, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने हाइड कर दी है प्राइवेट मेथड के अंदर। इसकी एक जैसे और कोई बहुत अच्छी मैजिक ना, जी हाँ, सर, मैजिक इसकी नंबर्स एक की और बड़ी अच्छी एग्जांपल। एग्जांपल होती है कि लेट्स से कि जैसे हम लोग उसमें बॉलिंग वाला गेम खेल रहे थे एंड वी वांटेड कि जो है लास्ट टाइम कि वो 10 ट्राइज के बाद एंड हो जाए। तो बजाय इसके कि मेरा कोई डू वाइल का लूप होता है, इसमें लिखा होता है कि वाइल ट्राइज ग्रेटर देन या लेस देन 10 कंटिन्यू। इंस्टेड एक फंक्शन होता है मेरे पास वाइल के अंदर, इंस्टेड के हैज गेम एंडेड। हैज गेम एंडेड के अंदर वो वही चेक कर रिटर्न करा होता है कि नंबर ऑफ रोज काउंट डबल इक्वल टू 10 हुए कि नहीं हुए। तो इस तरह की चीज़ें, ताकि जो अगला बंदा पढ़े तो उसको उसके लिए कोड में ये ना हो कि उसको ये चीज़ पर समझना पड़े कि अच्छा नंबर डबल इक्वल टू 10 का मतलब क्या है। उसके लिए इंग्लिश में लिखा होना चाहिए कि कोड करता क्या है, और सारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं वो जब इनकेप्सुलेट हो जानी चाहिए, वो उससे हाइड हो जानी चाहिए। आप उसकी कहते हैं इस तरह कि कोई बंदा, कोई नॉन टेक्निकल बंदा भी कोड पढ़ रहा हो तो उसको इंग्लिश पढ़ के आइडिया हो जाए कि वो कोड करने क्या वाला है। वो इस तरह की एफर्ट्स होनी चाहिए। थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन? आगे चलो। ओके, तो थर्ड टेक्निक ये है कि हमें कोई भी वेरिएबल अगर डिक्लेयर करते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए जहाँ पे वो यूज़ हो रहा है उसके करीब ही डिक्लेयर करें। बहुत बार हम देखते हैं कि सारे वेरिएबल्स शुरू में स्टार्टिंग में डिक्लेयर हुए हुए होते हैं एंड दे स्प्रेड आउट थ्रू आउट लाइक बिग मेथड्स। तो हमें कोशिश करनी चाहिए वेरिएबल्स का स्कोप जितना छोटा रख सकें रखें। एक तरीका है कि उसे एक्सट्रैक्ट आउट कर लें इनटू स्मॉल प्राइवेट मेथड्स, या अगर कहीं पे फॉर के अंदर ही वेरिएबल की ज़रूरत है तो उसे वहीं पे डिक्लेयर करें, वर्सेस के बिगर स्कोप में कर रहे हो कि उस ब्लॉक के बाहर उसे डिक्लेयर किया हुआ।
तो हमें we should reorder variables to keep the scope as small as possible. करते इस वजह से हैं कि जो भी पढ़ रहा है उसकी फिर कॉग्निटिव मतलब उस पर कॉग्निटिव लोड या उसकी मेमोरी पे एक्स्ट्रा लोड ना पड़ रहा हो कि इररेलेवेंट वेरिएबल्स उसे ट्रैक करने पड़ेंगे इसको ये कहाँ पे क्या चेंज हुआ, और जो भी जितना छोटा स्कोप होगा जितने कम वेरिएबल्स होंगे एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक ब्लॉक के अंदर उतना रीडर के लिए पढ़ना और समझना आसान होगा। कोई सवाल या कोई तबसरा है इस चीज़ पे, कोई अ, एग्जाम्पल? इस चीज़ में सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस की बात हो रही है, या जब हम बात कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की, और उसमें जो है वो अगर हम जैसे मेन के फंक्शन में नॉर्मली जब वो जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, फ्रेशीज होते हैं या सोफोमोर्स होते हैं, तो वो मेन के फंक्शन में ही बहुत ज़्यादा पूरा का पूरा लॉयल लूप, फॉर लूप और पूरी लॉजिक जो है वो उनकी सिर्फ और सिर्फ एक मेन फंक्शन होता है। तो क्या उस केस में भी जहाँ पर वेरिएबल की जो यूजेज है स्टार्ट हो रहा है वो वहीं पे डिक्लेयर होना चाहिए, या वो उस केस में जो है वो मेन के स्टार्ट में सारे वेरिएबल्स हों और फिर तो इस केस में क्या बेस्ट प्रैक्टिस है? इस केस में भी यही होनी चाहिए। द आइडिया इज कि अगेन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लंबा सा 200 लाइन का मेन हो। द आइडिया इज कि उसको आपने फंक्शन के अंदर एक्सट्रैक्ट किया हो और जो वेरिएबल्स जिस फंक्शन को बिलोंग करते हैं उसी के अंदर डिफाइन हुए हुए जहाँ उनका पर्पस खत्म हो जाता है वो वहीं पे जो है वो उनको रिलीज कर देना चाहिए। इससे ये होता है कि आपको बहुत ईजी होता है रह देंगे 200 लाइन की कोड में ऊपर नीचे बार बार शफल कर रहा हूँ, अच्छा ये वेरिएबल कहाँ है, अच्छा ये ऊपर सा है, अच्छा ये वेरिएबल कहाँ है, इसका अच्छा लाइन नंबर 25 पे चेंज हुआ था। इस तरह की चीज़ अवॉइड अवॉइड हो जाती है। फंक्शंस की बात तो ठीक है, समझ में आती है, तो लेकिन क्योंकि जब आईटीसी वाले या पीएफ वाले जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मली फंक्शंस बहुत ज़्यादा हम उनको जो है वो नहीं फोकस कर रहे होते, मतलब वो बिल्कुल एंड में जाके टॉपिक आता है। तो उस केस में जो है वो उनका नॉर्मल जो प्रोजेक्ट होता है या असाइनमेंट्स होते हैं वो सिर्फ एक मेन का फंक्शन होता है, उसमें पूरा का पूरा काम हुआ होता है। तो शुड बी रिकमेंड देम कि आप जो है वो कोड जहाँ पर आप वेरिएबल का इस्तेमाल शुरू कर रहे हैं उसके करीब करें, या जो है आप जहाँ स्टार्टिंग में करें, तो उस केस में उनको क्या हम लोग रिकमेंड करना चाहिए हम लोग? आई गेस उनको ये रिकमेंड करना चाहिए कि वो वहीं पे डिफाइन करें जहाँ पे नीड है, और जो है वो ऑफको अभी फंक्शन तो नहीं आते होंगे लेकिन इन केस द आइडिया इज कि उनके दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि इस तरह कुछ ना हो कि ग्लोबल वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हो, ऊपर से आपने डिफाइन कर दिया एंड देन जो है वो तो कहीं से भी एक्सेस कर रहे हो। द आइडिया ऑलवेज शुड बी कि जो है वो वहीं पे डिफाइन हो जहाँ का यूज केस है। मेरा एक सवाल है यहाँ पे, हम्म। ये है कि कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जैसे आउटपुट वेरिएबल है, तो एज पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग या एज पार्ट ऑफ क्लीन कोड ये कोशिश होती है कि यार एक फंक्शन का एक जो है ना वो रिटर्न पॉइंट हो, ऐसे नहीं कि बीच में यहाँ पे एक एक कंडीशन को सेटिस्फाई हो गई तो फिर वहीं से रिटर्न करवा दिया, भले वो उससे बाहर निकले पूरा जो आपने कंडीशंस लगाई हुई उस ब्लॉक से, लेकिन रिटर्न जो है वो एंड में ही हो। तो ऐसे केसेस के अंदर ये ऐसे वेरिएबल जो थ्रू आउट द स्कोप जिनका यूजेज होता है, तो वो बेहतर नहीं है कि आप जो है वो उसको स्टार्ट में कहीं पे रख लें, भले बीच में नहीं यूज हो रहा हो, बीच में जो लोकल वेरिएबल्स हों या जो एक लेट्स से कि एक लूप स्पेसिफिक कोई वेरिएबल्स हैं या कोई और चीज कोई ऐसे वेरिएबल्स हैं या इवन फंक्शन स्पेसिफिक कोई वेरिएबल्स हैं, तो आप उनको उस फंक्शन में रख लें, वरना बाकी जो है वो टॉप पे या स्टार्ट में रख लें ताकि आपको ये क्लैरिटी हो कि भाई ये वेरिएबल्स अच्छा इनका ये पर्पस है यहाँ होने का। एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। जैसे कुछ कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं कि उनका जैसे लेट्स से कि एक आउटपुट वेरिएबल है कि जिसके अंदर आपने फंक्शन का आउटपुट जो है वो रिटर्न करवाना है, या कुछ क्लास लेवल के ऐसे वेरिएबल्स हैं कि जिनको आप जो है वो कोई एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के लिए यूज कर रहे हैं, तो ऐसे वेरिएबल्स को स्टार्ट में डिक्लेयर करके रख लेना ये ज्यादा बेहतर नहीं है, ताकि इसको जो है वो आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, अब जैसे आउटपुट में ये भी कर सकता था कि मैं वेरिएबल में असाइन करे बगैर फंक्शन के बीच में ही रिटर्न करवाता और वहाँ बात खत्म हो जाती। तो ये अंडरस्टैंडिंग का पार्ट ये होता है कि एक रिटर्न पॉइंट रखो फंक्शन का सबसे एंड में, ताकि ये पता हो कि भाई बीच में कहीं जो है ना वो चलते चलते बंद नहीं हो गया कोड और फिर वहां से जो है वो आपका रिटर्न नहीं हो गया। तो क्या उस केस में भी जो है वो बेहतर अप्रोच ये है कि भाई कोई मसला नहीं है, मल्टीपल रिटर्न पॉइंट्स भी हो, पर स्कोप जितना छोटा रखा जाए उतना बेहतर है। आई गेस हम उससे आगे आएंगे भी अभी डिज़ाइन के अंदर कि होना ये चाहिए कि रिटर्न जितना अर्लीस्ट हो उतना उतना बेहतर है, कि जब वैल्यू जब रिटर्न के लिए रेडी हो जाए उसको उसी लाइन पर रिटर्न कर दें rather than के फंक्शन के एंड तक का वेट कर रहे हो। और उसकी रीजनिंग है कि ऐसा क्यों करना चाहिए।
आई गेस इस वाले को हम रोक लेते हैं और आगे इस थर्ड फोर्थ स्लाइड पे दोबारा आएगी ये टॉपिक, तो फिर इस पे आगे अच्छा डिस्कशन हो जाएगा। So yeah, यो तो शकील नेक्स्ट ले रहा। सही सही है। फॉर्मेटिंग जो सा है ओवरऑल हमें कोड की करते रहना चाहिए, और ये बेसिकली कोडिंग स्टाइल को भी मेंटेन कर लेना चाहिए। एक्सपी के एक प्रैक्टिस में ये कि जब सारी टीम एक ही तरह से काम करती है या मॉब या पेयर में करती है, तो आपकी कोड की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो। तो इसके लिए फॉर्मेटिंग के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि इंटेलिजे वगैरह में जो गूगल की स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग या लिंटिंग वो है कॉन्फ़िगरेशन, उसको यूज़ करें, और ताकि ओवरऑल टीम में जो कोडिंग का स्टाइल है वो सिमिलर हो और इनकन्सिस्टेंसीज ना हो। इसी के अंदर बैड नेम्स, वेरिएबल और आर्गुमेंट्स को सही करना, ये इसी के अंदर आता है। आई गेस कंसिस्टेंसी से जो है वो सिवाय सिर्फ फॉर्मेटिंग नहीं, ओवरऑल डिज़ाइन में कहीं भी हम ले आते हैं तो उससे बड़ा एडवांटेज होता है। आई गेस करीम में बड़े मज़े की चीज़ है कि कुछ थोड़े से डिज़ाइन में कंसिस्टेंसी है हर रिपोजिटरी के अंदर, कि लाइक हर उसमें हर सर्विस के अंदर, हर माइक्रो सर्विस के अंदर एक पैकेज होता है, उसका नाम रिपोजिटरी होता है। तो मुझे पता होता है कि अगर उसने डेटाबेस से कोई इंटरेक्शन करनी है तो वो वाला कोड रिपोजिटरी के अंदर लिखा हुआ होगा। और एक पैकेज हमेशा गेटवे होता है, जिससे पता होता है उसमें अगली माइक्रो सर्विस या किसी अगली सर्विस से बात करनी है तो वो वाला कोड जो है गेटवे के अंदर लिखा हुआ होगा। और जो है वो अगर उस सर्विस पर खुद कोई एंड पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं या कोई इवेंट्स सब्सक्राइब करता है जो भी, तो वो एक पैकेज होता है हमारे पास इंटरफेसेस के नाम से। तो आइडिया सिंस दिस इज स्प्रेड आउट तो होता है ये, कोई भी अगर मैं किसी और की रेपोजिटरी चेकआउट करता हूँ जस्ट लाइक गेट एन आइडिया कि हो क्या रहा है उसके अंदर, मैं बहुत जल्दी समझ जाता हूँ कि वो करता क्या है, क्या रीड करता है, कहाँ से उसके इन्वोकिंग पॉइंट्स क्या हैं और वो कौन कौन सी सर्विसेज पे डिपेंडेंट है। तो क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से मैप होता है कि ये चीज़ें यहीं पे पड़ी हुई होती हैं, rather than के पूरा कोड गो थ्रू करूँ दोबारा से और मैं नई नई चीज़ें निकालूँ जिसके कोई नए तरीके नए नाम रखे हुए फॉर सिमिलर फंक्शंस। तो कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए कोड में हर वक्त। इसमें कोई देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग वे, तो ब्रेस इफ के एंड में लगाना है या अगली लाइन पे लगाना है, लेकिन एज अ टीम इट इज़ गुड के वी एग्री, या जो भी टीम है दैट दे एग्री कि हम ऐसे करेंगे एंड फिर उसे कंसिस्टेंट रखें पूरे प्रोजेक्ट में। यस, किसी ने कोई चीज़ ऐड करनी है, कोई क्वेश्चन? आई गेस एक और चीज़ जो कोड के अंदर होता है कि हम कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, और एक डेड कोड भी होता है, और एक ये कि कोड को भी कमेंट करते हैं। लेट्स सपोज एक इम्प्लीमेंटेशन हमने की और हम उसका एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन की तरफ जाने लगे, और दूसरे जो जो ओल्ड इम्प्लीमेंटेशन है उसको कमेंट आउट करते हैं और ऑप्टिमाइज इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन अक्सर ये होता है कि जो ओल्ड कोड है वो ऐसे ही रह जाता है। इसके अलावा हम कमेंट्स भी बहुत सारे कर रहे होते हैं। कमेंट्स करने की रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका कोड एक्सप्रेसिव ना हो, मतलब हमारा जो कोड लिखा हुआ है हमने वो एक्सप्रेसिव ना हो, इसलिए हम कमेंट कर रहे हैं। और कमेंट मोस्टली ये होता है कि वो ऑब्सोलीट हो जाती है क्योंकि कोड की इम्प्लीमेंटेशन चेंज होती है और कमेंट कोई अपडेट नहीं कर रहा होता है। इसके अलावा डेड कोड का ये है कि वो कंडीशन कभी मेट नहीं हो रही होती आपकी बिजनेस लॉजिक में, या किसी एक्सटर्नल रीजन की वजह से चेंज हुआ बिजनेस लॉजिक और वो कोड चेंज एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा, लेकिन वो रेपो के अंदर पड़ा है। तो फॉर कमेंट्स ये एक सजेशन है कि कमेंट्स को आप रिमूव कर दें और कोड को एक्सप्रेसिव बनाएं। अगर नेसेसरी नहीं है तो अननेसेसरी कमेंट्स रिमूव करें। इसके अलावा जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन के लिए हम कोड को कमेंट करके अल्टरनेटिव सॉल्यूशन लेकर आते हैं, तो जितने भी कोड कमेंटेड कोड हैं उनको हमेशा रिमूव कर देना चाहिए। वो एक एक्स्ट्रा या ओवरबर्डन होता है कि आप बार बार उससे गुजरते हो। एंड अगर तो इन केस कभी इसमें दोबारा एक पॉइंट ऐड ये कहना चाहूँगा, बहुत से लोग
काम में ये हो रहा होता है कि वेरिएबल्स के नाम कुछ इस तरह के होते हैं, उसके उस वेरिएबल के नाम को डिफाइन करने के लिए वो किस वजह से यूज़ हो रहा है उसके लिए कमेंट कर रहे होते हैं। तो कमेंट की जगह या फिर कोई ऐसा फंक्शन है जो सही से एक्सप्रेसिव नहीं है तो उसको कमेंट करने की जगह अपने फंक्शन को ठीक करना चाहिए कि मतलब फंक्शन या वेरिएबल के नाम से ही पता चले वो क्या कर रहा है। यस एग्जैक्टली। यस, अगर वो फंक्शन नाम नहीं कर पा रहे हैं इट मींस कि वो फंक्शन का डिजाइन में प्रॉब्ली हाई चांस उसमें कोई फ्लॉ है अच्छा या वो बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहा है। यहाँ पे अब एक क्वेश्चन मेरा वही थे स्टूडेंट से रिलेटेड ही है, क्योंकि अब मैं खैर उन्हीं से ही ज़्यादा डील कर रहा था। तो वी ऑलवेज रिकमेंड स्टूडेंट्स के भाई आप लोग जो है वो कमेंट करें ताकि आपका कोड जो है वो समझ में आए, और कमेंट्स के बिल्कुल क्लीन कोड जिसमें बिल्कुल भी कमेंट ना हो ऐसा कोड लिखने की कोई ज़्यादा कोशिश ना करें। तो बुक में पढ़ा था रिसेंटली, स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर प्रिपेयर करा था, तो उस बुक में हर फंक्शन के लिए तकरीबन 4 लाइनें कमेंट लिखा हुआ था। उस कमेंट में जो है उसका इनपुट क्या है वो लिखा हुआ था, आउटपुट लिखा हुआ था, उसकी प्री कंडीशन क्या है, उसकी पोस्ट कंडीशन क्या है। तो ये 3-4 चीज़ें हर फंक्शन से पहले जो भी क्लासेस की एग्जांपल थी उस बुक में, DS मलिक की जो नॉर्मल हम बुक फॉलो करते हैं उस बुक की बात कर रहा हूँ, तो उसमें हर फंक्शन से पहले तकरीबन 3-4 लाइनों का कोड जो है वो कमेंट लिखा हुआ था। तो बेस्ट प्रैक्टिस की फिर वही बात है, क्योंकि स्टूडेंट्स को हम लोग ज़्यादा गाइड कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के, इंडस्ट्री में ये काम हो रहा है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हर फंक्शन से पहले क्या इस तरह का कमेंट होना चाहिए कि उसकी प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन, उसके इनपुट क्या है, उसका फंक्शनैलिटी क्या है, इस तरह का कमेंट होना चाहिए, या वन लाइनर कोड कमेंट हो कि बस इसका मकसद क्या है। तो क्या जो है वो रिकमेंडेड क्या है या प्रैक्टिस बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? कोशिश तो यही करनी चाहिए जैसे शकील ने कहा कि कोड इटसेल्फ एक्सप्रेस कर रहे हो कॉन्सेप्ट्स या क्या करना चाह रहे हैं। अगर हमें कमेंट्स ऐड करने पड़ रहे हैं तो फिर ये कह रहे हैं कि हमने या तो कोड एक्सप्रेसिवली इनफ नहीं लिखा या हम कोड के कमेंट्स के अंदर सिर्फ रिडंडेंट इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, जैसे कि रिटर्न टाइप हमने डाल दी या पैरामीटर्स उसके लिस्ट कर लिए, तो वो सिर्फ रेपिटेशन होगी और फिर हाई चांस होता है कि ये चीज़ें एक्चुअल पैरामीटर्स चेंज हो जाएं या रिटर्न टाइप चेंज हो जाए और फिर कमेंट्स आउटडेट हो गए हों। तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड नहीं कर रहे होते हैं अनलेस एंड अनटिल, और ये बहुत एक्सेप्शनल और रेयर केसेस होती हैं कि कोई ऐसी चीज़ें जो कि हम कोड के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो फिर उस केस में कमेंट ऐड कर सकते हैं। आई गेस ये जी जाजिब बोलें आप। सॉरी मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर, जो अभी इन्होंने क्वेश्चन किया उसी से रिलेटेड है कि कुछ लैंग्वेजेस में और कुछ केसेस में, जैसे अब PHP के अंदर एक दफ़ा मैं काम कर रहा था, तो उसके अंदर एक डॉक्यूमेंटेशन का एक टूल है, उसको कहा जाता है PHP MD के नाम से। वो टूल जो है वो काम ही कमेंट्स पे करता है, यानी वो आप हर फंक्शन के ऊपर उसके इनपुट्स और आउटपुट्स बताते हैं तो फिर वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाता है वो टूल जो है। तो इस तरह के केसेस में आपको फिर करना पड़ता है कि आप हर फंक्शन के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंटेशन के कोड्स ऐड कर के कमेंट्स ऐड कर दें, ताकि वो जब उसको हम किसी टूल के थ्रू पास करें तो वो फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो कि लेमैन के लिए हो वो जनरेट कर दे। ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। मेटा प्रोग्रामिंग की जा सकती है कमेंट्स के थ्रू, तो हाँ अच्छी एग्जांपल है। एनोटेशंस भी एक और तरीका है, लेकिन वो दूसरी लैंग्वेजेस में होता है तो उसमें कमेंट्स के थ्रू नहीं करता। हो सकता है PHP में कमेंट्स के थ्रू है जिसमें करता हूँ, कुछ लैंग्वेजेस में करता हूँ। हाँ ये वैलिड यूज़ केस है। रीडेबिलिटी के एस्पेक्ट से, क्योंकि जब स्टूडेंट्स अब कोड सीख रहे होते हैं तो दे आर नॉट एबल टू थिंक कि जो फंक्शन का नाम है वो किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ये इटसेल्फ मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि इटसेल्फ ये खुद बहुत अच्छी बहुत बड़ी बात है। मुश्किल काम है कि फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए, वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स जो है वो नॉर्मली ये होता है मोस्ट ऑफ द टाइम के स्टूडेंट जो है वो उतने ज़्यादा रीडेबल फंक्शंस के या वेरिएबल्स के नाम जो है वो नहीं रख पाते, या उनका फंक्शन इतना रीडेबल नहीं होता फॉर अस स्पेशली जब हम उनको ग्रेड कर रहे होते हैं। तो उसमें हम उनको कमेंट्स जो है वो कोशिश ये करते हैं, हमारी तरफ से ये कोशिश होती है कि हम उनको बोलें कि आप जो है वो हर फंक्शन और वेरिएबल का एटलीस्ट थोड़ा सा कमेंट लिख दें कि इसका मकसद क्या है। तो क्या ये एक उनके लिए क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक्स पे हैं, बिल्कुल उनकी बेस बन रही है, तो क्या ये उनके लिए अच्छी बात है कि हम उनको बोले कि हर चीज़ को कमेंट करो?
और या हम लोगों को थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा पीछे रहना चाहिए कि हम उनको कमेंट से बहुत ज़्यादा फोकस ना करवाएं और उनको बोलें कि जो है वो डिज़ाइन ज़्यादा करें। लेकिन अब फिर वही बात आती है एंड में, ये डिज़ाइन का सोचना और नाम का सोचना उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होता है क्योंकि दे आर नॉट यूज टू थिंग्स लाइक दिस। एक्सेप्शनल केसेस हो सकती हैं। एक और चीज़ जो मुझे याद पड़ता है कि जावा डॉक यहाँ पर रमीज ने भी लिखा। तो मिसाल के तौर पर आप कोई एसडीके लिख रहे हैं या कोई ऐसा कोड लिख रहे हैं जो कि एक्सटर्नल किसी ने यूज़ करना है, और तो उसके इंटरफेस के ऊपर आप हर फंक्शन के पर्पस को बताते हैं और वो उसके इनपुट और रिटर्न टाइप्स को जावा डॉक लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बाकी लैंग्वेजेस में भी इस तरह होगा। और अगर आपकी इंटेंट इस तरह की है जिसमें ऑडियंस को बताना है, जैसे अभी किसी ने कमेंट किया है कि मेहदी रज़ा ने कमेंट किया है कि टीचर को समझाने के लिए होता है, तो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में इस तरह से हो। लेकिन ओवरऑल कोड के अंदर बहुत ज़्यादा कमेंट्स होना या कोड की इंटेंट को समझाने के लिए कमेंट होना, ये या ये इसको अवॉइड करना चाहिए मेरे ख्याल से, और खुद कोड रीडेबल होना चाहिए। यहाँ पे एक मेरा जो है वो क्वेश्चन भी है और एक जो है उसमें इनपुट भी है कि कमेंट करते हुए जो है ना, ये कभी भी मतलब जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई ये ज़रूरी नहीं है कि ये फंक्शन जो है ना ये करता कैसे कर ये जो है ना वो कर कोई काम कैसे करता है, मतलब वो फंक्शन देख के समझ में आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि वाई अ फंक्शन इज देयर। लेट्स से कि एक अगर डीबी से कोई चीज़ फैच करने के लिए एक जो है वो आपने एक लिखी हुई है कॉल, तो उस पे जो है वो मतलब ये नहीं लिखना हो चाहिए कि भाई इसकी ये इम्प्लीमेंटेशन है, इस तरीके से फैच करेगा, उसके बाद ये करेगा, उसके बाद ये करेगा, उस बल्कि उसके ये होना चाहिए कि ये फंक्शन इसलिए है कि ये डीबी से कोई चीज़ फैच कर रहा है। अच्छा, ये मतलब मेरा सजेशन था। और बाकी उसमें दूसरी एक और चीज़ जो है वो मेरा क्वेश्चन है, जैसे अब विजुअल स्टूडियो में एक्सएमएल कमेंट्स जनरेट होते हैं डॉट नेट के, तो वो कमेंट्स ऑटोमेटिकली जो है ना वो इंटेलिजेंस ही आपको जो है वो उसमें इनपुट पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप जो है वो उसके साथ देता है। इवन एक्सेप्शंस अगर होती हैं तो वो भी उसमें ऐड कर देता है कमेंट में। तो इन केसेस में या इस केस में क्या करना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन आपने लिख दिया फंक्शन का पर पैरामीटर्स तो उसने खुद ही ऐड करके दिए हैं। और कभी कभी ये यूजफुल भी इस तरीके से होते हैं कि जैसे अगर कोई मिडिल वेयर की लेयर है उस पर आप लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मंगवा रहे हैं, तो आपने उसमें जो है वो वन लाइनर ऐड कर दिया ताकि किसी को पता अच्छा ये मिडिल वेयर वाली चीज़ है। आई गेस इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना डिस्कस करने की अभी वो ये है कि इंटेंट क्या होता है आपका। आई थिंक आपका इंटेंट ये होना चाहिए कि कमेंट्स तब आप ऐड करें जब जो है आप जो अपने प्रॉब्लम जो है जो आपने किया है वो आप कोड से एक्सप्लेन ना कर पा रहे हो। अब ऑफ कोर्स इसमें ये सारी चीज़ें जो ऑटो जनरेटेड है, जैसे पीएचपी वाला केस है, ऐसे ये वाला केस है, ये तो डिफरेंट है कॉज डिफरेंट उसमें यूज केसेस में यूज हो रहा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स से एक एग्जांपल कि मैं कोई फंक्शन लिख रहा हूँ और या मैं कोई कोड पे सबने लॉजिक लिख रहा हूँ, और वहाँ पे मुझे अगर अगर मेरा कोड इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, तो फिर मेरा सेकंड स्टेप ये है कि अब मैं एटलीस्ट कमेंट में उसको समझा दूँ कि मैंने किया ये था या मेरी इंटेंट ये थी। तो पहला रिजॉर्ट हमेशा ये होना चाहिए कि हम लोग फंक्शन का नाम या वेरिएबल का नाम भी इस तरह करते हैं कि उसकी ज़रूरत ना है। इन केस स्टिल जो है नहीं समझ आ रहा, मतलब वो पढ़ने में इंग्लिश नहीं दिख रहा, देन आई गेस सेकंड रिजॉर्ट है कि फिर तो आपको कमेंट लिखना होता है। मतलब आई थिंक मेरे ख्याल से इस तरह करना चाहिए। तो इसमें मेरा पे एक और जाजिब के पॉइंट से जो है ना वो एक कंटिन्यूशन में सवाल है, क्या कमेंट्स ऑप्शनल होते हैं? मतलब जहाँ ज़रूरत हो सिर्फ वहीं पे लिखना चाहिए, हर जगह पे वन लाइनर ऐड करना जो है वो ज़्यादा अच्छी चीज़ या ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है, या फिर जहाँ लगे कि यार नहीं यहाँ ऐड कर देते हैं तो वहाँ करना चाहिए? आई गेस हाँ, आई गेस मतलब एज इसमें गाइड भी किया हुआ है कि कमेंट वैसे अवॉइड करनी चाहिए। इट मीन्स कि ऑप्शनल है कि अनलेस कि आपकी जो है वो कोडिंग जो है सही से समझ नहीं आ रही है, या जो अगेन कोई जो प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा है, देन सही है। या किसी और को रिव्यू करने का उसका फीडबैक ये आ रहा है कि दिस डजंट मेक सेंस, ये फंक्शन करता क्या है, तो फिर मीन्स कंप्लीट सेंस के उसके ऊपर आप जो है वो लिख दें स्पेसिफिकली कि ये फंक्शन जो है ये आर्गुमेंट्स लेते हैं और ये चीज़ें करते हैं। विच इज जावा डॉक्स कहलाते हैं, ऐसा है। बट इन केस अगर हम उससे अगर ज़रूरत नहीं है, अगर हम बगैर कमेंट लिखे कोड समझा सकते हैं अगले को, तो थैंक फिर अवॉइड करना चाहिए। फिर वो रिडंडेंसी हो जाएगी कि हमने कोड भी लिखा हुआ है, कमेंट भी लिखा हुआ है, कल को कोड चेंज होता है तो हमें कमेंट भी चेंज करना होगा ताकि वो लेटेस्ट कोड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा
कि मेरी जो लास्ट जॉब थी उसमें जो है वो मैं ईआरपी सिस्टम पे काम करता था। तो उसके बैक एंड में हम लोग कमेंटिंग का एक हम लोग इस तरीके से स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे कि अब लेट्स से कि एक एक्सटेंशन है उसके अंदर मैंने जाके कोई चीज़ चेंज करी है, तो उसमें मुझे जो है वो चेंज करने का एक रीजन ऊपर जो है वो हाईलाइट करना होता था, और जहाँ पे मेरा चेंज है उसका स्टार्ट और एंड ब्लॉक जैसे रीजंस होते हैं उस तरीके से मुझे जो है वो मेंशन करना होता था, ताकि कल को जब जैसे अब नहीं मैं काम करता हूँ वहाँ पे, तो कोई अगर वहाँ पे उसको कोड को खोले और वो देखे तो उसको ये पता हो कि अच्छा ये बंदे ने इस राइट को इस वजह से चेंज किया था इसके अंदर, और मैं उसको फिर जो हूँ आगे अगर मैं चेंज करूंगा तो फिर मैं इस तरीके से चेंज करूंगा। सही, आई गेस ये एक तरीका है। एक और तरीका ये हो सकता था कि जो हम लोग थे सारे वो नेमिंग कन्वेंशन सब ठीक रखे हुए होते, और किसी को कोई चेंज करना होता तो वो गिट हिस्ट्री यूज करते हैं, वो एनोटेट करता है, गिट ब्लेम करता है, वहां से निकाल लेता है कि किस बंदे ने चेंज किया था, और वो गिट कमिट मैसेज से पढ़ सकता था कि वो ये चेंज क्यों किया गया था। तो वो जो कमेंट जो वहाँ कोड के अंदर आता है वो गेट कमिट मैसेज के अंदर आ जाता है, और हमारे पास डेट टाइम हर चीज़ ऑलरेडी आ रही होती है। मतलब ये भी एक मतलब अल्टरनेटिव प्रैक्टिस है टू अवॉइड दिस। थोड़ा सा मैं तेजी से आगे चलने बस 3 बज चुके हैं, हम इस टाइम पे कार्टा के अंदर होना था। uh, मैं थोड़ा तेजी से इसको ले आते हैं। ये कुछ अपार्ट फ्रॉम सर्टेन रूल्स, ये कुछ डिज़ाइन रिफैक्टिंग की रूल्स हैं। जब जो पहले हम करे थे उससे कोड रिफैक्टिंग की बात हो रही थी। तो इसमें ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि लाइक कोई डुप्लीकेशन है तो उसको निकाल दें, डेफिनेटली कोई रिपीट हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि डीप कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, कि लाइक एक इफ के अंदर एक और इफ नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, फॉर के अंदर एक इफ नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि लेट्स से एक फॉर का लूप है, उसके अंदर एक और इफ है, तो बजाय इसके कोई इफ का कोड हो, इफ इसकी एक और इंटेंटेशन हो, उस पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेना चाहिए एज ए प्राइवेट मेथड, ताकि जो है वो रीडेबिलिटी कॉग्निटिव वाइज जो है थोड़ा सा ईजी होता है फॉर अस कि वो सिर्फ एक लेवल ऑफ इंटेंटेशन होती है। तो इस तरह होना चाहिए हमेशा कोड को। अगर मेथड बहुत लंबे हो रहे हैं तो उनको स्मॉलर प्राइवेट मेथड में तोड़ लेना चाहिए, rather देन के एक 50 लाइन के एक मेथड हो, बेहतर कि 5-5 लाइन के जो मल्टीपल मेथड्स हो, और फिर वो एक जो 3 कॉल करता हो उसके अंदर एक जो 2 कॉल करता हो, ताकि वो दिस अगर 50 लाइन का एक मेथड है क्लियरली मीन्स के जो है वो डिजाइन डिजाइन फ्लॉ, अगर वो करना पड़ रहा है तो फिर हमें इट्स एन इंडिकेटर कि हमारे डिजाइन में कुछ मसला है एंड वी नीड टू फिक्स इट। इनकैप्सुलेट क्रिप्टिक कोड एंड प्राइवेट मेथड्स, आई थिंक ये सबसे अच्छी एग्जांपल अभी हमने पीछे भी देख ली थी कि मैं हम उसकी बात कर रहे थे कि इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5, या इस तरह कोई क्रिप्टिक कोड हो जो कि कोई ऐसी लॉजिक है जो समझ ना आ रही कि करती क्या है, तो उसको हम लोग इनकैप्सुलेट कर लें एक मेथड के अंदर। और लास्ट पॉइंट तो जो हम वापस कहीं पे आ गए जिस बात पे डिस्कशन हुई थी कि रिटर्न फॉर मेथड एज सून एज पॉसिबल। मैं इसका एक एग्जांपल से समझाता हूँ एंड देन हम इस पे आगे बढ़ डिस्कस करते हैं। इनकैप्सुलेट डिफाइन, हाँ, और एक और पॉइंट ये है कि इनकैप्सुलेट, इस पे एक साथ आते हैं। ये दो कोड है हमारे पास, दोनों टेनिस कोड के लिए, तो टेनिस का स्कोर कैलकुलेट करते हैं व्हेन जो दोनों के स्कोर्स इक्वल हो। ठीक है, तो लेफ्ट के सिनेरियो में देखें तो एक वही हम लोग एवरेज कोड लिखते हैं, एक इफ के अंदर एक और स्विच है, और स्विच के अंदर जो है वो लव ऑल चल रहा है, और एंड में जो है कहीं पे स्कोर शायद रिटर्न हो जाता है। फॉर मी टू लाइक थिंक के स्कोर कहीं पे चेंज तो नहीं होता, जब हर जगह स्कोर पढ़ना पड़ रहा है, यहाँ पे स्कोर लव ऑल सेट हो गया तो फिर ब्रेक हो गया था, अच्छा कहीं पे ब्रेक नहीं लगा हुआ होगा तो नीचे चले आएगा एंड ऑल दैट। इसको अगर हम कंपेयर करें विद द राइट हैंड साइड कोड, तो उसने पहला काम ये किया कि जो एक इंटेंडेशन थी उसको प्राइवेट फंक्शन में इंकैप्सुलेट कर एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसने लिख दिया फॉर्मेट स्कोर व्हेन प्लेयर्स आर टाइड, विच मेक्स कंप्लीट सेंस का अच्छा ठीक है जो स्कोर आएगा वो फॉर्मेटेड कोड आएगा, फॉर्मेटेड स्कोर आएगा जब प्लेयर्स टाइड हो। एंड सॉरी, उसके अंदर उसने जो है वहीं पे डिफाइन किया हुआ है कि अगर जो केस 0 है तो लव ऑल, अगर केस 1 है तो 15 और वहीं रिटर्न हो रहा है, तो विच मेक्स मी रियलाइज का अच्छा ठीक है अगर यहाँ पे होता तो वहीं रिटर्न हो जाता है। तो इसको कॉग्निटिवली पढ़ना जो कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, rather than कि पूरा लेफ्ट साइड पूरा मैप बनाओ ऑफ 16 लाइन या 17 लाइंस इन माय माइंड कि स्कोर वेरिएबल जहाँ से इनिशियलाइज हुआ था यहाँ तक चल रहा था और यहाँ जाके सी वैल्यू सेट हुई थी। दिस आंसर दैट क्वेश्चन जो वाला उस टाइम पे था। या ये
मैंने एक साथ बहुत ज़्यादा बोल दिया। हाँ, जल्दी रिटर्न करने वाले का समझ आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्कोर को पूरा ट्रेस करना पड़े, स्कोर वेरिएबल को। लेकिन इधर हर जगह रिटर्न, और तो हमें पता है कि K0 पे यहीं से रिटर्न हो जाएगा, आगे जाके स्कोर कहीं चेंज नहीं होगा। मेरा एक सवाल है। शायद डिज़ाइन पैटर्न के कोर्स में हमें सर सईद ने पढ़ाया था कि एक मेथड के अंदर सिर्फ एक सिंगल रिटर्न ही होना चाहिए, यानी कि उसका जो एग्जीक्यूशन प्लान हो वो एक ही तरह से रिटर्न करे हर केस में। तो यहाँ पे हमने जो मल्टीपल रिटर्न्स यूज़ किए हैं ये इस चीज़ को वायलेट करते हैं, राइट? आई गेस यू आर कंफ्यूजिंग इट विद सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, जो अभी रमक भाई ने कमेंट में लिखा था। तो शायद आप उस चीज़ को इससे शायद हो सकता है कंफ्यूज कर रहे हो कि हर फंक्शन शुड हैव अ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मे बी जो है वो इस बात से कंफ्यूजन आ नहीं, वो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का आइडिया है, लेकिन एक्सप्लिसिटली मेरे ख्याल से वो एग्जीक्यूशन प्लान की बात हो रही है कि जब आप रिटर्न करते हैं तो कोड वहीं से ब्रेक होता है और आप जहाँ से कॉली मेथड है वहाँ पे रिटर्न कर जाते हैं। तो उस सेंस में सर ने कहा था कि आपने एक सिंगल रिटर्न ही रखना है, तो उस सेंस में ही मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा सवाल है। और बहुत सारी टीम्स ये प्रेफर भी करती हैं सिंगल रिटर्न स्टेटमेंट। एक डिज़ाइन कंसिडरेशन है जो कि दैट माइट हेल्प सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वो ये है कि ऑब्जेक्ट कैलिस्थेनिक्स के अंदर होता है कि हमें हर मेथड को विद इन 5 लाइन्स रखना चाहिए। नो मेथड शुड बी बिगर देन 5 लाइन्स। तो अगर हम 5 लाइन्स तक लेके आ जाते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा रूम बचता नहीं है कि एक से ज़्यादा रिटर्न स्टेटमेंट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगे। लेकिन अगर हम शॉर्टन कर लें अपने मेथड्स को, अपनी इतना रेलेवेंट नहीं रहेगा फिर कि कितने रिटर्न होने चाहिए। एज अ टीम ऑफ कोर्स कुछ टीम्स कह सकते हैं कि वी वुड लाइक मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स, लेकिन improving design will help readability as well. सही। हमारा वाला सवाल आंसर हुआ है इसमें या अभी भी है वो? साथ का पॉइंट भी बहुत अच्छा। ये सिंगल रिटर्न स्टेटमेंट वाली इज़ अ वेरी ओल्ड, बहुत पुरानी प्रैक्टिस है जो कि आज तक एज एन आर्टिफैक्ट या एज अ रेलिक चलती हुई आ रही है। ऑल्दो चीज़ें पैराडाइम्स इवॉल्व हो गए हैं, लेकिन ये एक प्रैक्टिस बहुत पुरानी रह गई है जो कि वाज मेड फॉर अनदर टाइम, जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड या असेंबली लैंग्वेज में जिस तरीके से होता था, जहाँ पे एक ही कंट्रोल फ्लो रखने की कोशिश करता था। मेरा आंसर काफ़ी हद तक जो है ना वो मतलब क्वेश्चन का काफ़ी हद तक हो गया आंसर। बाकी ये कि मैं खुद इसको और देखूंगा, और बिल्कुल ये जस्टिफाइड है कि जैसे ये एग्जांपल से पता चल रहा है। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी भी ये है कि यार सिनेरियोस पे डिपेंड करता है। अब अगर यहाँ पे स्विच की जगह एक्सेप्शन हैंडलिंग हुई भी होती तो वो एक अलग केस होता। तो अगेन मैं इसको फर्दर देखूंगा, और मे बी नेक्स्ट टाइम कभी जो हम लोग उसको करें तो उस पर मैं इनपुट दे सकूँ कि भाई ये मैं देख कर आया था। आई गेस अगर हो सके तो हम वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हम और भी कोई अच्छा कम्युनिटी चैनल बना लेंगे, बात उस पर शेयर कर सकते हो एग्जैक्टली क्या सिचुएशन थी, एंड देन वी कैन सही है, गो थ्रू ये कर ज़्यादा अच्छा है। सिंस टाइम खत्म हो रहा है, एक केस स्टडी थी, लेकिन आई गेस तो हम लोग एक काम करते हैं, काटा के बाद रख लेते हैं। दिस इज एन एक्चुअल करीम केस स्टडी किस तरह हमने रिफैक्टिंग की थी। तो जस्ट गिव एन आइडिया कि इस तरह कोड जो है कुछ इस तरह में कन्वर्ट हुआ होता है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें थी। बट सिंस अभी टाइम हो गया, हम ऑलरेडी जो है कुछ 10 मिनट लेट है, तो और फिर रमज़ान है, तो लेट्स स्टार्ट विद द काटर फर्स्ट एंड देन इसमें वापस आ जाएंगे अगर उस पर डिस्कशन के पास टाइम हुआ। अभी हम लोग काटर डिस्कस करने वाले हैं। आई गेस जो नया है इनके वजह से जो गिव एन आइडिया होने क्या वाला है, हम लोग सब एक ब्रेकआउट रूम में चले जाएंगे। अबाउट कितने हम लोग 15 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आई गेस हम 3-3 के 5 ब्रेकआउट रूम में चले जाएंगे। उसके बाद जो हम लोग एक एक्चुअल प्रोग्रामिंग वो उठाएंगे, प्रॉब्लम उठाएंगे,
जिसको रिफैक्टर करना होगा। एंड देन अभी जो हमने चीज़ें डिस्कस की, एक्सपेरिमेंट किया, हम उसको इनको अप्लाई करके विल सी कि किस तरह जो है वो वी कैन टर्न इट इनटू अ बेटर रीडेबल कोड। एंड देन ऑफ कोर्स हम अपनी लर्निंग शेयर करेंगे व्हेन वी विल बी बैक एट 5:15। तो इस पे कोई कंफ्यूजन है किसी को? ग्रुप्स का दोबारा बता देना, ग्रुप्स का क्या कहा है? अभी होगा ये कि हम सबको रैंडमली 3-3 बंदों के ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे और हम सब एक और ब्रेकआउट रूम में चले आएंगे ऑटोमेटिकली, यहाँ से नंबर भेज देंगे सबको। तो 3-3 बंदे होंगे जूम पे। तो बेसिकली उस टाइम पे हम लोग जो प्रॉब्लम एक्चुअल वो डिस्कस, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसको रिफैक्टर करने की कोशिश करेंगे कलेक्टिवली। हाउ वो कैसे होगा, 3 बंदे एक प्रॉब्लम कैसे काम करते हैं वो भी हम शॉर्टली डिस्कस कर लेंगे, वो भी कैसे होता है। और फिर हम लोग जब 5:15 वापस आएंगे एंड देन जो उसका जो जितना भी हुआ होगा ऑफकोर्स रिफ्लेक्टिंग एंडलेस फैक्टर से 5:15 में जितनी रिफैक्टर हो गया होगा उसको लेकर आएंगे और लर्निंग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। मैं बिफोर दिस मैं पहले जो थोड़ा पेयर प्रोग्रामिंग का आइडिया दे देता हूँ। पेयर प्रोग्रामिंग इज जस्ट टू से कि जो नए उनके लिए इट्स प्रैक्टिस। इसमें जो है वो मल्टीपल लोग एक ही कोड के साथ बैठ के काम कर रहे होते हैं। उसमें वो ड्राइवर और नेविगेटर का कॉन्सेप्ट होता है। बेसिकली एक बंदा एक्चुअल कोड कर रहा होता है, कीबोर्ड से टाइप कर रहा होता है, एंड बाकी जो बंदे होते हैं वो उसमें नेविगेट कर रहे होते हैं। तो इट्स अ प्रैक्टिस। वैसे पेयर प्रोग्रामिंग 2 बंदे होते हैं और उसके एक्सटेंशन है मॉब प्रोग्रामिंग जिसमें मोर देन 2 पीपल होते हैं। ड्राइवर एक ही रहता है, नेविगेटर्स बढ़ जाते हैं। और उसमें होता ही है बेसिकली कि जो है ड्राइवर का काम जो ज़्यादा सोचना नहीं होता, वो सिर्फ बेसिक चीज़ें देख रहा होता है कि कोड कैसे करना है या इम्प्लीमेंटेशन देख रहा होता है। और जो नेविगेटर होता है वो होलिस्टिकली जो है वो बिग पिक्चर दिमाग में रख रहा होता है। देन स्ट्रिक्टली हम लोग 15-15 मिनट के टाइमर लगाए होते हैं, 15 मिनट बाद स्विच करते हैं और इससे हर कोई ड्राइवर बनते आता है बार बार। तो इनके 3 बंदे तो हर 15 मिनट बाद स्विच होता रहेगा। दोबारा जो फर्स्ट टाइम बंदा ड्राइवर बनाता है उसकी बारी दोबारा आ जाएगी। जब बंदा ड्राइवर होता है तो उस टाइम पे वो इतने थॉट प्रोसेस नहीं इन्वॉल्व हो रहा होता, और जब नेविगेटर होता है तो वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं जा रहा होता। द आइडियाज के जो 2 डिफरेंट काम होते हैं जिसमें हमारे माइंड स्विचिंग ना कर रहा हो। इसलिए इस प्रैक्टिस हमारी एक भी रही है खासतौर में 3 बंदों के अंदर कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे क्लियर नहीं है एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जाना है, तो व्हाट वी डू इसके तीनों एक सेकंड के लिए ड्राइवर छोड़ देते की सीट छोड़ देते हैं और आपको तबसरा कर लेते हैं कि क्या चीज़ क्या होनी चाहिए और अपनी रीजनिंग प्रेजेंट कर देते हैं। ऑफ कोर्स ड्राइवर को ये दिमाग में रखना होता है कि जो आइडिया है, जो सोल्यूशन जो प्रॉब्लम का, वो नेविगेटर के माइंड में एग्जिस्ट करता है ताकि जो है वो लेस कन्फ्लिक्ट्स हैं। तो कुछ तस्वीरें भी हमें लगाई हुई जो पेयर प्रोग्रामिंग ऐड करी। मेरा बस इसमें एक पॉइंट है, मुझे ये लग रहा है कि शायद हमें मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमें इसमें ये कवर करना था कि हमें नेमिंग कन्वेंशंस क्या पार्ट ऑफ रिफैक्टरिंग नहीं है, कि जैसे प्राइवेट मेथड्स की नेमिंग और पब्लिक मेथड्स की नेमिंग और स्टैटिक मेथड्स की नेमिंग, ये सारी चीज़ें। ये पार्ट ऑफ रिफैक्टिंग है। अगर ये कोड यूज हो रहे हैं तो पार्ट ऑफ रिफैक्टिंग है। आई थिंक फर्स्ट वाला रीफैक्टर हमने जो देखा था वो रीनेमिंग ही था, तो यस पार्ट है। ठीक है। सही। मैं कार्टा एक्सप्लेन करता हूँ। इस पे किसी को भी कोई कंफ्यूजन है पेयर प्रोग्रामिंग खासतौर पे जो नया जो है, मतलब ऑफ कोर्स नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव है, बट कोई प्रॉब्लम कोई चीज़ समझ आ रही तो बताएं। नहीं? ओके। कार्टा आई थिंक सबसे गिटहब की रिपोजिटरी शेयर हो चुकी है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। बेसिकली टेनिस का गेम है, ठीक है, और इस तरह का गंदा सा कोड लिखा हुआ है। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस यस राइट। इस तरह का कोड लिखा हुआ है, इसको हमें रिफैक्टर करना है। बस अभी जो है वो मुझे समझ नहीं आता गेट स्कोर करता है क्या है। ये कुछ ऑलमोस्ट 50 टाइम का ही फंक्शन लिखा हुआ है जो सब कुछ पूरी दुनिया के अंदर बसी है। तो डेफिनेटली इट शुड बी समथिंग कि उसको पढ़ के फौरन समझ आ जाता है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। इसके टेस्ट लिखे हुए पैरामीटराइज टेस्ट है। बेसिकली इसमें स्कोर्स लिखे हुए सबके कि लेट्स से अगर प्लेयर 1 0 है और प्लेयर 2 भी 0 है तो स्कोर क्या हमारा लवॉल है, बेसिक एक्सपेक्टेड स्कोर इसके दोनों लवॉल है। एंड देन जो अगर दोनों के सिमिलर स्कोर्स हैं तो 15 ऑल है एंड 30 एंड अगेन
जस्ट टू गिव अ रिकैप कि टेनिस के स्कोर्स होते किस तरह हैं। तो होता ये है कि पहला पॉइंट जब स्कोर करते हैं तो दैट्स आपको 15 पॉइंट्स मिलते हैं। जब सेकंड स्कोर करते हैं तो आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं, और थर्ड स्कोर पर आपको 40 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद ये होता है कि ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है 1-0, तो दैट्स 15 लव। और अगर उल्टा कर दें 0-1, मतलब ये प्लेयर 1 का स्कोर है, प्लेयर 2 का स्कोर है, दैट्स लव 15, एंड अगेन 30 लव एंड लव 30 एंड 40 लव एंड लव 40। उसके बाद ये होता है कि अगर फोर्थ स्कोर मिल जाता है तो प्लेयर 1 जीत जाता है, और अगर फोर्थ स्कोर जब प्लेयर 2 को मिलता है तो प्लेयर 2 जीत जाता है, अनलेस अनलेस की कोई एक कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसके अंदर, विच इज ड्यूस। ड्यूस ये होता है कि जब अगर दोनों के जो है वो 3-3 स्कोर है लेट से, और प्लेयर 2 जो है वो 4-3 हो जाता है, लाइक एक का स्कोर 4 हो जाता है, तो वो स्टिल ड्यूस होता है। ठीक है, एंड उसको 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं जीतने के लिए। एडवांटेज होगा अगर ड्यूस के बाद प्लेयर 1 को एक पॉइंट मिल जाता है तो प्लेयर 1 के पास एडवांटेज हो जाएगा। यस सॉरी, ये रहा 4-3। अगर प्लेयर 1 के पास एक स्कोर ज़्यादा है तो एडवांटेज होता है। ठीक है, उल्टा अगर 3-4 तो वो एडवांटेज पे होता है। देन अगेन अगर सेम केस है कि 5-4 हो गया है तो वो एडवांटेज पे रहेंगे। जब तक जो है वो इवन 15-14 भी हो सकता है, अगर इनके बीच में गैप जो है वो 2 का नहीं है तो वो एडवांटेज पे रहते हैं। जैसे जो है वो गैप 2 का आ जाता है, 6-4 आ गया, जिस 2 का गैप है, तो जिस प्लेयर के पास ज़्यादा स्कोर होता है वो जीत जाता है। इस पर कोई कन्फ्यूजन है? सब खामोश बैठे हैं, फास्ट की क्लास है। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल सा। सही, बेहतरीन। सो दिस इज इट। इस पे स्लाइड मैंने लिस्ट नहीं की है, या एक दो थोड़ी सी और वो थी गाइडलाइंस थी। रिफ्लेक्टिंग करते हुए एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखनी है कि कोई टेस्ट ब्रेक नहीं करने। अगर रिफ्लेक्टर करते हुए बीच में टेस्ट ब्रेक हो जाता है तो यू शुड ऑलवेज अंडू एंड दोबारा स्टार्ट करें। इट मींस कि वी वेंट समवेयर समप्लेस लॉन्ग। सेकेंडली, कोई प्रोडक्शन कोड चेंज ना करें, इसके टेस्ट ना लिखे हुए। अगर कोई प्रोडक्शन कोड एग्जिस्ट करता है इसके टेस्ट नहीं लिखे हुए, उसके पहले टेस्ट लिख लेने चाहिए, ताकि हमें श्योर हो कि उसमें कोई मसला नहीं है। एंड थर्डली होता है कि हमारे इंटेलिजेंस के अंदर शॉर्टकट्स एग्जिस्ट करते हैं तो सेफ रिफैक्टिंग कहलाते हैं, जिसमें हम राइट क्लिक करते हैं और एक्सट्रैक्ट मेथड्स वगैरह के और इनलाइन के ऑप्शंस होते हैं। तो अगर हम वो यूज़ करें देन इट्स ओके टू, ताकि हम उसके टेस्ट ना भी लिखें, दैट्स सेफ, बिकॉज हमें पता होता है कि आईडी जो है वो इट्स नॉट प्रोन टू ह्यूमन एरर। तो उसके अलावा जो है हमें ऑब्वियसली इंश्योर के टेस्ट हमारे ग्रीन स्टेट में चल रहे हो, ताकि जो है वो हम वो बिल्डोजर वाली टेक्निक ना कर दें कि चीज़ें तोड़ दें सारी और फिर हम वापस को जोड़ ना पा रहे। एंड लास्टली, कमिट एज ऑफन एज पॉसिबल। जितनी जल्दी कोई चेंज आ जाए, हल्का सा भी चेंज हो जाए, उसको फौरन से कमिट कर देना चाहिए। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जो आप बहुत इजीली जो है गो बैक इन टाइम और कोई चीज़ अनडू कर सकते होते हैं इन केस कोई कहीं किसी पॉइंट पे कोई डिसीजन गलत हो जाता है। आई गेस इसके अलावा कुछ सवाल है तो बताएं। हम लोग 20 मिनट्स लेट हो गए आई गेस। अगर कोई लंबी रेड साइकिल आ जाती है, टेस्ट फेल वाली साइकिल, तो प्रेफर करें कि यू गो बैक टू द प्रीवियस स्टेट, अपने प्रीवियस कमिट पे चले जाएं एंड देन स्टार्ट अगेन। हमको एक्सेस चेक करिएगा रिपोजिटरी का, मेरे पास इनविटेशन वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। अपनी आईडी एक बार फिर से भेज दोगे? मैंने भेजा तो था तुम्हें, मैं ग्रुप शेयर किया, चैट पे चेक कर लें सब, इफ़ इट लुक्स गुड, या किसी को स्वैप होना है। हर ग्रुप के अंदर आई थिंक इस बार काफ़ी लोग हैं जो पहले पेयर प्रोग्रामिंग कर चुके हैं। वैसे हम हर बार एटलीस्ट एक बंदा रखते हैं जो पहले कर चुका हो कि वो ड्राइविंग नेविगेटिंग में हेल्प कर सके। इस बार इनफ लोग हैं तो आई थिंक एवरी ग्रुप में 1 या 2 या इवन 3 लोग हैं जिन्होंने पहले की हुई है। फाइक अपना ईमेल चेक कर लो, हैज़ अ पेंडिंग इनविटेशन आ रहा है मेरे पास। ग्रुप्स हो क्या? ग्रुप्स ओके, सही है।
तो किसी को भी फिर कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे पूछ सकता, या मेन रूम में भी आ जाओगे तो फिर मेन रूम में भी आंसर कर लेंगे क्वेश्चंस। मैं ब्रेकआउट में भेज रहा हूँ। तो यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देना अगर ये चैट स्क्रीन लॉस हो शेयर जाती हो है। रही है? मुझे Yes. ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। ओके, तो हमने भी कुछ इसी तरह किया है कि सबसे पहले तो यहाँ पे जो प्लेयर 1 और प्लेयर 2 के नेम यूज़ हो रहे थे तो वो कहीं यूज़ नहीं हो रहे थे, ऑल्दो यहाँ पे मैंने देख लिया जाजिब भाई ने किस तरह यूज़ किया, बट हमने ये प्रेफर किया कि हम उस चीज़ को हटा दें। अच्छा, सबसे पहले हमने ना रिफैक्टरिंग की कोई स्ट्रैटेजी फॉलो की। तो हमारा पहला टारगेट था कि टारगेट आप लॉन्ग मेथड्स को करें एंड देन उसमें उनको सेवरल मेथड्स में ब्रेक करने के बाद सेकंड टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आप किसी तरह इनकॉर्पोरेट करें कि जो टेम्पररी वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं मेथड के अंदर वो रिमूव कर दें, क्योंकि ये एक पूरा गेम का सिनेरियो प्रेजेंट हो रहा है। तो मैंने एक स्कोर का मेथड वेरिएबल बना दिया जो कि मैं हर जगह यूज़ करूँगा। इस मेथड को हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। और यहाँ पे जो गेट स्कोर मेथड था, ये रीसेट स्कोर मेथड हर ट्राई पे रीसेट करना पड़ रहा था, बट फॉर नाउ इसकी कोई सॉलिड डिटेल नहीं है मेरे पास। यहाँ पे हमने वही चीज़ कर ली कि जो हर एक इफ़ के अंदर काम हो रहा है उसको एक सेपरेट मेथड पे ब्रेक कर दिया। और जिस तरह जाजिब भाई ने इनिशियली दिखाया था कि आप इफ़ की कंडीशंस में भी मेथड्स में ले जाएं ताकि वो एक मीनिंगफुल चीज़ रिप्रेजेंट करें। तो ये बेसिकली सिंपली इफ़ चेक इक्वल का चेक हो रहा है और यहाँ पे विनिंग और एडवांटेज केस का चेक हो रहा है, जो कि सिंपल अगर मैं दिखा दूँ यहाँ पर तो कमेंट्स भी थे, तो क्योंकि फंक्शन का नाम इतना है, वो खुद ही एक्सप्लेन कर रहा था चीज़ को, तो हमने वो कमेंट्स हटा दिए और फंक्शन का नाम खुद एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि हर मेथड में हमने किस तरह किया है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली बस हमने सिर्फ मेथड इंट्रोड्यूस करा दिया है एंड वही चीज़ हो रही है, सिंपली रिटर्न। और सेकंड जो हमारे पास है वो है चेक फॉर विनिंग और एडवांटेज केस। तो यहाँ पे भी जिस तरह इन्होंने डेल्टा यूज़ किया हमने स्कोर डिफरेंस यूज़ कर लिया और सिंपली अगेन वही सिंपल चीज़। एंड थर्ड जो हमारे पास था वो था कैलकुलेट स्कोर फॉर ईच प्लेयर टर्न। तो यहाँ पे हमने बेसिकली ये कर दिया कि यहाँ पे दो प्लेयर्स टर्न के लिए आपके पास पहले हमने प्लेयर टर्न निकाल दी जो कि सिंपली आपको इंडेक्स नंबर ही रिटर्न कर रहा है, बट जस्ट फॉर नेमिंग कन्वेंशन। और इसके अगेंस्ट आपको आपको प्लेयर का स्कोर मिल जाए, तो हमने वो प्लेयर स्कोर ले लिया एंड देन हमने एक मेथड कॉल करा लिया अपेंड स्कोर व्हेन प्लेयर स्कोर इज नॉट इक्वल। क्योंकि ये अगर हम यहाँ देखें तो ये अगर इक्वल का केस होता है यहाँ पे हैंडल हो जाता, और अगर विनिंग और एडवांटेज केस होता तो यहाँ पे हैंडल हो जाता। तो ये ना विनिंग केस है ना इक्वल केस है, तो इसलिए मैंने इसका हमने इसका ये नाम रख दिया। इस मेथड में हम कर सिंपली ये रहे हैं कि एक चीज़ हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर ये प्लेयर 2 की टर्न है तो एक सिंपल एक्स्ट्रा चेक आ जाए जो कि आपको डैश सेपरेटर प्लेस कर दे, क्योंकि वो वहाँ पे हो रहा था। एंड देन हमने एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे रख दी। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम कोई टेम्प्रेरी वेरिएबल यूज़ नहीं कर रहे, तो हर चीज़ स्कोर में अपेंड हो रही है, तो वो ना हमें पास कराने की ज़रूरत है ना हमें रिटर्न कराने की ज़रूरत है। और गेट प्लेयर स्कोर हम सिंपली इस तरह कर रहे हैं और ठीक है। आई डोंट थिंक के फर्दर कुछ है, अगर किसी ने ऐड करना है हमाद और फरमान ने तो वो कर सकते हैं। डेट्स इट। अच्छा, इसमें लर्निंग भी थी और एम्बिग्विटी भी थी। लर्निंग एक तो ये चीज़ थी कि शायद ये कि आप किस तरह स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, क्योंकि हमने ये सोचा कि हम एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं, हम पहले मेथड्स को ब्रेक करेंगे एंड देन
गो ऑन, जिसमें हमारा टारगेट हम सिर्फ टेम्परेरी फील्ड को रिमूव करने तक रह गए, वरना इसको फिर फर्दर इनके क्लासेस और बिहेवियर्स को सेपरेट कर लेते। और ये था कि लेकिन एक चीज़ है मिसिंग, और वो आई थिंक मल्टीपल अगर रिफैक्टरिंग के सेशंस होंगे तो वो इम्प्रूव होगी। दैट्स इट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ ले, नहीं तो मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर लूँ। ठीक है यार एक क्वेश्चन था। जी जी जैसे पूछो। आईडीई भी जो है ना वो आपको बोल रही है कि इक्वल्स टू पे हाईलाइट कर रही है, तो ऐसी चीजें हम तो डायरेक्ट मतलब वो कर सकते हैं ना, ऊपर स्क्रॉल दिखाया मुझे कहाँ पे? ये रहा लाइन नंबर 13 जी लेके जाएं, रिप्लेस करें बस। तो मेरे ख्याल से एक चीज पहला तो मुझे यही, हाँ पहला तो यही होना चाहिए कि जो चीज़ आईडी बोल रही है जो आसान लग रहा है कि यार ये तो वन लाइन वन वर्ड चेंज है, मेरे ख्याल से वो तो पहले पहले फोकस कर लेना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ठीक है। आईडी आजकल ना इतने स्मार्ट हो गए कि आधा आधा काम तो हमारा आईडी ही कर देते हैं। मुझे तो ऐसा डर लगता है एक चीज बेरोजगार ना हो जाए हम लोग। एक चीज बताओ मुझे, अपार्ट फ्रॉम दिस, जो स्कोर का वेरिएबल है उसको हमने ग्लोबल कर दिया है, विच मींस का स्कोप हमने बढ़ा दिया है देन बिफोर। पहले फंक्शन का तक था वो, अब वो बढ़ गया है। डोंट यू थिंक इससे कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होती है कि मुझे बार बार देखना पड़ेगा स्कोर कहाँ से चेंज हो रहा है, कितने फंक्शंस में चेंज हो रहा है? आई थिंक इससे चीज़ें फिर भी मतलब थोड़ी इजी लगती हैं जब आप देखें कि आपका एक ही स्कोर है वो हर जगह मॉडिफाई हो रहा है। गिवन और अगर आप पीछे सिनेरियो देखें तो उसमें आपका क्या हो रहा था कि हर मेथड में आप एक स्कोर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और शायद एक कॉल में वो अपेंड हो रहा था रिटर्न होके, एक कॉल में वो वहीं पे कुछ हो रहा था। तो मेरे नज़रिए से जो मुझे लगा कि अगर आप पूरी एक गेम का सिनेरियो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो गेम में स्कोर एक ही होगा, उसकी मल्टीपल मे बी स्टेट्स होंगी, बट इसलिए हमने ये डिसीजन सुभान लेके का भी सवाल है कि गेट स्कोर जो हर दफ़ा कैलकुलेट होता है शुरू से, तो स्टेट मेंटेन क्यों करना हमें, जो वो शुरू से कैलकुलेट करता है? हाँ शायद इसी चीज़ का रीज़न है हमने यहाँ पे रीसेट स्कोर यूज़ कर लिया है। बट ये है कि इन मेथड्स में वो मल्टीपल टाइम स्कोर की फील्ड बन रही थी, और मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, शायद सही नहीं पढ़ा, बट ये था कि आप अवॉइड करते हैं कि टेम्परेरी फील्ड्स को जितना अवॉइड कर सकें, तो शायद उस सिनेरियो को किसी तरह वैसे घुसाने के लिए हम प्ले अराउंड कर रहे थे असल में। ये मतलब ये जो स्कोर को ग्लोबल करने का कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं था एक्चुअली, ये हम ऐसे प्ले अराउंड कर रहे थे समझने के लिए। तो हमने जब इसको ग्लोबल किया और चीज़ों को रिशेप करना शुरू किया, मतलब जो जहाँ स्कोर पास हो रहा था, जहाँ से रिटर्न हो रहा था वगैरह वगैरह, तो काफ़ी चीज़ें वो हमारे लिए सिंपल होती गई। तो ये रीज़न थी मतलब मेनली रिफैक्टरिंग में। इसका कोई वैसे इसको हम लेके नहीं चले थे कि हम इसको ये करना है, हम ये बाय द वे हो गया हमारे साथ, मतलब प्ले आउट का प्ले करते करते। सही। वैसे जनरल प्रैक्टिस होती है कि शॉर्ट कंपाइल, आई एम श्योर कोई कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन जरूर होगी कि थोड़ा सा कुछ, लेकिन ये माइक्रो ऑप्टिमाइजेशन होगी, इससे इतना एडवांटेज नहीं मिलेगा जितना हम उसको डिज़ाइन खराब कर लेंगे इस चक्कर में। तो नॉर्मली कि प्रोडक्शन कोड में हम लोग जो है वो स्कोप पे छोटे रखते हैं, माइनर कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन की तरफ नहीं जाते हैं अनलेस कोई एल्गोरिथम में कोई चीज़ आ रही है। एक चीज़ और ये थी कि मतलब वैसे ही मैं अगर किसी को मतलब सबको पता होगा, लेकिन हमने जो इंटरफेस की जो चीज़ है, जो मेन हमारे पास फंक्शन हैं दो ही हैं इंटरफेस के अंदर जो है, हमने उन दो को वही रखा है, उनका नाम भी चेंज नहीं किया, उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया हमने, फॉर मेनी रीजंस के जो इंटरफेस है दैट्स पब्लिक थिंग, और हम उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ओपन क्लोज प्रिंसिपल और एनीथिंग जो भी इसको डिपेंडेंसी इन्वर्जन भी इसी पे चलती है। तो हमने जो भी इंटरफेस था मेन दो फंक्शंस ने वही रखे, उनको कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ उसके अंदर ही सब कुछ चेंज किया। ये क्योंकि सबने ऐसे ही किया होगा, लेकिन जस्ट टू पॉइंट आउट कि ये भी एक चीज़ इन्वॉल्व होती है रिफैक्टरिंग के अंदर। हाँ मतलब कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं करना था। यस अगर जैसे लमा भाई आप नेक्स्ट आप कर। हाँ सोमान कर रहे हैं हमारी साइड से। हेलो, आवाज आ रही है? यस ओके मैं कमिट स्ट्रीम। सबसे पहले तो हमने वही कन्वेंशंस फॉलो करी थी कि जो वेरिएबल्स के नाम है उनके नेमिंग कन्वेंशंस प्रॉपर करी। पहले हमने एम स्कोर को बिल्कुल पहले कमिट में सारी जगह से हम किया। फिर जो हमारी सेकंड कमिट आई,
हमने उसमें ये चेक किया कि ओके जो हमारी ये जो बेसिकली जो हमारे इंटरफेस के मेथड्स थे हम फिर उसको हमने एनालाइज करना शुरू किया कि इस तरह से करें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये प्लेयर 1 की कंडीशन थी। अच्छा, नेमिंग कन्वेंशन हमने वो ने ये कोशिश करी है कि वो प्रॉपर इंग्लिश सेंटेंस की तरह से पूरी सेंस बने। तो इफ प्लेयर 1 यहाँ पे हम इस प्लेयर 1 भी कर सकते हैं, बट इंग्लिश की पूरी सेंस बन जाए इसलिए प्लेयर 1 रखा और यहाँ पे प्लेयर नेम पास कर रहे हैं। तो इफ तो यहाँ पे उसका जो है कैलकुलेशन हो रही है उसके स्कोर की। अच्छा, फिर यहाँ पे जो हमारा कंस्ट्रक्टर था इस तरह से ये पूरा हमारा इस हुआ। उसमें फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो गेट स्कोर का मेथड था मैं स्प्लिट करके दिखा दूँ थोड़ा सा जी। तो उसके बाद जो है ये स्कोर जो हमारा था कि हमारे जो कंडीशन लगी हुई थी कि जैसे कि जाज़िब भाई ने स्टार्ट में बताया था कि जो क्रिप्टिक कंडीशंस को बिल्कुल अलग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एक इफ स्कोर इज इक्वल का एक एक्सट्रैक्ट मेथड किया हमने और यहाँ पे दोनों स्कोर पास करके एक ये प्राइवेट मेथड में बना दिया। और इसी तरीके से यहाँ पे हर जगह रिप्लेस करके इसको कमिट किया। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी कमिट आई थी उसमें हमने ये स्प्लिट कर जी। तो उसमें हम लोगों ने ये जो हमारा डिस्प्ले का फंक्शन था, स्विच स्टेटमेंट्स थी हमारी, इसको हमने बिल्कुल एक्सट्रैक्ट किया कि इसको बिल्कुल अलग करके स्कोर इसको गेट डिस्प्ले फॉर इक्वल स्कोर करके हमने इसको बिल्कुल अलग मेथड बना दिया है। इसकी भी एक्सट्रैक्शन करी। सबसे पहला गोल यही था कि गेट स्कोर का जो मेथड है उसको किसी तरीके से हम श्रिंक आउट कर दें, जितना श्रिंक हो सकता है ओके। तो फिर यही कोशिश थी कि फिर हमारी जो कंडीशन थी कि इफ आइदर प्लेयर स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो अगर किसी भी प्लेयर का उसको हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया, क्रिप्टिक कंडीशंस को सब कुछ सेपरेट किया। और मेरे ख्याल से मैं आखिर में ही जाके आपको समझा दूँ तो फाइनल कमेंट्स के दरमियान कोड दिखा के तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर हमने यही कोशिश करी कि किस तरीके से हम जो हमारा ये गेट स्कोर का मेथड है हम इसको जो है किसी तरीके से हम श्रिंक आउट कर दें। तो सबसे सिर्फ सब चीज़ें हमने कुछ हटा दी। हम लोगों ने यहाँ पे इसके एक अलग क्लास बना दी है स्कोर की कि जो कि इनकैप्सुलेशन कर रही है उसके मेथड्स को और उसके फीस को सारा इनकैप्सुलेट कर दिया। और जो डिस्प्ले लॉजिक थी वो भी हमने एक प्लेयर स्कोर की क्लास बना के वहाँ पे मूव करवा दिया। यहाँ पे कि आप ये देख सकते हैं प्लेयर स्कोर गेट डिस्प्ले टेक्स्ट फॉर प्लेयर स्कोर 1, इसका बिल्कुल अलग स्विच स्टेटमेंट बना दी है यहाँ पे। और गेट डिस्प्ले प्लेयर 2 बिल्कुल अलग स्विच स्टेटमेंट बना दी। इससे फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे जब हम लोग स्कोर कैलकुलेट करते हैं तो रिटर्न हर जगह हो रहा है। अगर हमारे पास आइदर प्लेयर किसी भी प्लेयर की स्कोर जो है वो ग्रेटर देन 4 है तो डायरेक्ट रिटर्न कर दिया, वरना यहाँ पे ये फॉरन रिटर्न कर देगा कि कौन सा दूसरे से दोनों के जो स्कोर्स हैं वो क्या डिस्प्ले होने हैं। इसमें ये यहाँ पे आया। अच्छा, फिर हमने यहाँ पे जो आया था एडवांटेजेस गेट डिस्प्ले फॉर टेक्स्ट फॉर विन और एडवांटेज, ये हम लोगों ने जो एक्सट्रैक्ट किया था फिर हमने इसके अंदर भी थोड़ी सी एक्सट्रैक्शन करी। क्रिप्टिक कंडीशन होती हैं उसको बिल्कुल एक्सट्रैक्ट कर दिया। एडवांटेजेस ऑफ प्लेयर 1 इसके अंदर भी बिल्कुल हम कंडीशन जो है हम बूल पे ले गए थे और यहाँ पे रिटर्न करवाते रहे डायरेक्ट जो भी हमारे पास आ रहा है, क्योंकि ये इफ एस चल रहा है। तो इसी में यहाँ पे विन और लूज जो है विन कौन सा प्लेयर विन कर रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे रिटर्न करवा दिया। और इसी तरीके से जो है फेड डिस्प्ले अगर इक्वल स्कोर है तो उसका भी हम लोगों ने बिल्कुल अलग कर दिया था। जैसे कि ये यहाँ पे बिल्कुल फंक्शनैलिटी आई हुई है गेट डिस्प्ले फॉर विनिंग और एडवांटेज और इक्वल का। तो इसकी यहाँ पे आ जाती है और फिर यहाँ से हम लोग स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे लगा दिया और डायरेक्ट रिटर्न करवा दिया है कि कौन लूज कर रहा है कौन विन कर रहा है और किसका क्या स्कोर है। तो नाइस काफी इंग्लिश रीडेबल बन गया। ये कन्वेंशन यूज करिए कि किसी तरीके से इंग्लिश बिल्कुल जब हम पढ़ना चाहें तो बिल्कुल एक जो नॉन प्रोग्राम हो, जैसा आपने बताया था नॉन प्रोग्रामेबल बंदा हो वो भी आपके कोड को पढ़ सके। तो बिल्कुल वही कन्वेंशन यूज करने की कोशिश की। इफ प्लेयर स्कोर्स आर इक्वल, इफ आइदर प्लेयर स्कोर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो ये रिटर्न करना है। इस तरीके से बिल्कुल हम वही फॉलो करने की कोशिश करके ज़्यादा रिफैक्टरिंग की तरीके से हम कर सकते। अभी बस ये था कि ये जो था इसको ब्रेक करने का और था उसकी वो सोच रहे थे कि इसको और मजीद किस तरीके से किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। लमक भाई आपको शेयर करना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक सारी चीज़ें कवर हो गई हैं और हम यही फिगर आउट कर रहे थे इस क्लास को और कैसे ब्रेक डाउन करें। इसका हम लोगों ने इस तरह कर लिया था कि इसको दो में तोड़ दिया था, एडवांटेज अलग ले गए थे और विन को अलग ले गए थे। हम लोगों ने जो बिल्कुल जो पहले से जैसे कि हमारे पास पहले जो हमें गिवन था, हमें यहीं पर ही दोनों वेरिएबल्स गिवन थे प्लेयर स्कोर्स के, हमने उसको बिल्कुल सेग्रीगेट कर दिया। एक क्लास बना दी जिसकी सेट गेटर्स बना दिया उसके,
यहाँ पे स्कोर कर दिया, और फिर जितने भी डिस्प्ले की लॉजिक थी हम यहाँ पे ले आए, और जो आइदर के वो इक्वल है कि नहीं है या स्कोर सेट करना है, हम सिर्फ ये छोटी छोटी मेन लॉजिक्स यहाँ पे ले आए थे। यहाँ पे इसकी सिर्फ यहाँ पे जो हम लोगों ने टेनिस गेम 1 की जो ये जो फाइल थी, यहाँ पे हम लोगों ने इसके अंदर सिर्फ ये कैलकुलेट किया कि गेम का एडवांटेज हो रहा है नहीं हो रहा है, आइदर के विन कर रहा है या लूज कर रहा है, या उसका जो स्कोर है वो कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। सिर्फ जो मेन, इससे काफी चीजें क्लियर हो गई, हमें काफी चीजें समझना आसान हो गया किस तरीके से हम कर सकते हैं। इरफान भाई हैं तो वो कुछ ऐड करना चाहें या कोई और? फुटबॉल भाई हैं? दोनों ड्रॉप हो गए तो कंटिन्यू नेक्स्ट पे चलता। ओके थैंक यू। मैं कर दूं शेयर नेक्स्ट? हाँ तो हम लोगों ने बेसिकली जो है दो मेजर रिफैक्टरिंग हुई थी, तो उन दो कमेंट्स के बीच का मैं डिफरेंस बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों ने वो कर दिया था कि प्लेयर के नेम्स और स्कोर्स के इंकैप्सुलेट कर दिया था उनकी क्लासेस में, और उसमें एक वही इशू हुआ था जो जाजिब भाई ने पॉइंट आउट किया था कि प्लेयर नेम उन्होंने पास किए हुए थे टेनिस गेम के अंदर और गेट प्लेयर के अंदर, लेकिन गेट प्लेयर के अंदर उन्होंने यहाँ पे हार्ड कोड किया हुआ था प्लेयर 1, तो उसको रिप्लेस कर दिया था। एक तो कि जो प्लेयर 1 का नेम स्टार्टिंग में जो टेनिस गेम इनिशियलाइज होते हुए वो आए उससे कंपेयर कर लें गेट प्लेयर को, सही है। और उसके अलावा प्लेयर को इंकैप्सुलेट कर दिया था इस समय पे, और इंक्रीमेंट स्कोर का भी फंक्शन उसी के अंदर इंकैप्सुलेट कर दिया था, क्योंकि एक प्लेयर का स्कोर इंक्रीमेंट होता है डायरेक्ट, फिर वो कॉल हो जाए। फिर जो मेजर जो हमें चीज़ें दिखी थी वो कुछ ये थी कि अलग अलग जो है दो तीन जो है तीन चार जो इनके इसमें कंडीशन थी, उन सबको हम लोग एक एक करके अलग करते रहते और उनके अलग अलग मेथड निकालते रहते। जैसे गेट स्कोर, इसके अंदर अब 4 केसेस बने हुए थे कि अगर स्कोर टाइड है तो उस केस में क्या करें, अगर गेम एडवांटेज है तो उस केस में क्या करें, गेम एंडेड है उस केस में क्या करें, और डिफॉल्ट वाला जो केस है कि अगर स्कोर डिफरेंट है और लेस देन 4 है तो उसमें क्या करें। इसकी फिर सारी लॉजिक्स हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग कर ली थी। यहाँ पे एक चीज़ जो हम लोग को बिल्कुल बहुत ज़्यादा एविडेंट लगी थी वो क्या थी कि इसके अंदर कंडीशन चेक हो रही हैं और उसके हिसाब से कोई एक फंक्शन कॉल हो रहा है जो हमें स्कोर्स रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ से एक आइडिया मिला था जो मेहदी का था कि वाई नॉट हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दें और उसके अंदर इस तरह कुछ कर लें। तो उसको करने के लिए हम लोगों ने ये किया था कि इफ एल्स की कंडीशंस को भी हम लोगों ने अलग करना था, ये वाले जो केसेस थे फंक्शन जो थे, तो इसको अलग करने के लिए हम लोगों ने एक फैक्ट्री क्लास बना दी थी और ये इफ एल्स की सारी कंडीशंस इसमें मूव कर दी थी, और ये फिर जो अप्रोप्रिएट गेम स्टेट है वो रिटर्न कर देता था। और गेम स्टेट हमारे पास 3 थी, गेम एंडेड की, गेम एडवांटेज की और एक गेम डिफॉल्ट की। और इसके अंदर जो हमारे गेट स्कोर स्ट्रिंग के जो फंक्शंस थे वो हम लोगों ने इसके अंदर मूव कर दिए थे। जैसे गेम एडवांटेज के अंदर ये गेट स्टेट स्ट्रिंग का फंक्शन मूव हो गया और गेम डिफॉल्ट के अंदर ये मूव हो गया, और इसके अंदर कुछ प्राइवेट फंक्शंस भी जो हेल्पर फंक्शंस हैं गेम एंडेड के लिए अलग मूव हो गया। इससे फ़ायदा ये हुआ था कि हमारी जो बिल्कुल मेन जो क्लास थी टेनिस गेम वाली वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गई थी कि डायरेक्ट हम लोग प्लेयर्स के स्कोर लेकर आते थे, गेम स्टेट फैक्ट्री को यूज़ करके एक अप्रोप्रिएट गेम स्टेट का ऑब्जेक्ट मंगवाते थे और सिंपल उसका गेट स्टेट स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल कर देते, दैट्स इट। तो ये वाली क्लास हमारी बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गई थी, ये सारा कोड हमारा रिमूव होकर अपनी अलग अलग क्लासेस में चले गया था। वाओ जबरदस्त, आई गेस काफी ज्यादा नीट कोड हो गया है। तो एक दफा हाँ यहाँ से दिखा दो। बिल्कुल फाइनलाइज जो हमारा स्टेट था वो कुछ ये था कि एक गेम स्टेट की एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनी हुई थी और उसमें सिर्फ एक फंक्शन था पब्लिक गेट स्टेट स्ट्रिंग का, और इसके अंदर ही हम लोगों ने प्लेयर और प्लेयर्स के स्कोर भी इनकैप्सुलेट कर दिए थे, वरना बार बार ये पास करने पड़ रहे थे हमें गेट स्टेट स्ट्रिंग के अंदर। ये ना भी करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये यहाँ से पास कर देते सर। और इसके बाद फिर हम लोगों ने इसकी 3 इम्प्लीमेंटेशन रखी थी, एडवांटेज की, डिफ़ॉल्ट की और एंडेड की। अब अगर इनके कोई फंक्शन कॉल हो रहे हैं ना, जैसे गेम एंडेड का फंक्शन कॉल हो रहा है गेट स्ट्रिंग का, जिसके अंदर अब हमें प्री कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हमें पता है कि गेम एंडेड की स्टेट है तो यहाँ पे उसके हिसाब से डायरेक्ट रिटर्न कर दें। और फिर एक गेट स्टेट फैक्ट्री बना दी थी,
इसके अंदर जो इफ एल्स की सारी कंडीशंस थी ये चेक करने के लिए कि अभी करंटली गेम किस स्टेट में, वो सारी इफ एल्स की कंडीशंस यहाँ मूव कर देती और उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट गेम स्टेट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया था। सही। और फिर टेनिस गेम की क्लास के अंदर दोनों प्लेयर्स के स्कोर आए, स्टेट फैक्ट्री के को यूज करके एक अप्रोप्रिएट गेम स्टेट का ऑब्जेक्ट हमने मंगवा लिया और सिंपली उसका जो है गेट स्टेट स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल करा दिया। तो वो अब जिस भी स्टेट में गेम होगा अभी करंटली, उस हिसाब से गेट स्टेट स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल होगा और फिर उस हिसाब से उसकी अप्रोप्रिएट स्ट्रिंग यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मेरा एक सवाल है, आपने फैक्ट्री भी बनाई है और आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के स्टेट को बिल्कुल सेपरेट कर लिया, तो आपने जब ये प्रोसेस किया था तो ये क्या वन गो प्रोसेस था या फिर ये मल्टीपल स्टेप्स में हुआ था? मीनिंग ये कि पहले आपने स्टेट बना लिया और फिर एक एक करके आपने उस एक स्टेट को चेंज किया या दूसरी स्टेट को चेंज किया, क्योंकि स्टेट्स तो हैविली यूज़ हो रहा है ना इस पूरे के पूरे टेनिस गेम में। तो अगर आप स्टेट को आइसोलेट करने की कोशिश करते हो या एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो तो बहुत सारी जगह पे चेंज हुआ होगा। तो आपने इसको मल्टीपल स्टेप्स में किया था या एक ही स्टेप में वन गो में कर लिया था? नहीं, ये हम लोग मल्टीपल स्टेप्स में कर नहीं पाए थे इसको, क्योंकि जो हमारी टेनिस गेम की मेन क्लास जो थी वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी इस चीज़ पे, तो वो वन गो में ही करना पड़ा था हमें। वन गो में करना भी वन गो में ही इंट्रोड्यूस करानी पड़ी थी और इसके सारे गेम के स्टेट्स भी वन गो में कराने पड़े थे उसी में। सही है। तो जब वन गो में हम कोई चीज़ करते हैं, इतना बड़ा चेंज जब हम कोई वन गो में करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है या कुछ ना कुछ टेस्ट केस फटते हैं या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स शेयर करें, आपको क्या क्या इश्यूज आए थे? जी, एक इशू आया था, वो हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पे किया हुआ था, एग्जैक्टली अब मुझे याद नहीं गेम स्टेट के हाँ, साथ यहाँ पे हम लोगों ने क्या हुआ था कि यहाँ पे एक केस लगाया हुआ था, इफ कोई कंडीशन चेक हो रही थी और फिर यहाँ पर अगर कोई भी इनमें से केस नहीं हो रहा ना, तो हम लोगों ने यहाँ से रिटर्न नल करा दिया था। सही, क्योंकि हम लोग की ये अजम्पशन थी कि ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस हैं, तो इनमें से कोई ना कोई कॉल होगा लाजमी। अगर कोई नहीं होता तो दैट मीन्स कि वो केस इनवैलिड है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे एक इशू ये आया था कि हम लोग की कंडीशन चेक जो हुई थी ना, ये जो हमारे सिनेरियो के हिसाब से गलत हुई थी। तो एक स्पेसिफिक सिर्फ एक टेस्ट केस था जो फेल हो गया था हमारा, जब हम लोगों ने रिफैक्टरिंग करने के बाद चेक किया था। तो उसकी वजह से फिर हम लोगों ने कौन सा फेल हुआ उसके हिसाब से जो यहाँ पे नेम दिया था कि जब टेस्ट रन करें तो वहाँ पे स्पेसिफिक नाम आ जाए। तो उसमें फिर हम लोग को पता चला था कि एक स्पेसिफिक जो है ना, मैं बताता हूँ कौन सा टेस्ट केस फेल हुआ है। साथ एक काम, साथ इसको है ना, ये वाली कंडीशन को ले जा, इफ इस गेम डिफॉल्ट वाले को करके इसको ऊपर ले जा और रिटर्न को नल कर दो। इसको हाँ, इसको ऊपर ले जाओ, सबसे पहली कंडीशन कर दो, इफ इज नहीं, गेम एंडेड नहीं, बीच वाला ये इफ एनी प्लेयर ग्रेटर देन, और नहीं ये वाला इफ इज एनी प्लेयर ग्रेटर देन, यहाँ पे ले जाऊँ? नहीं नहीं नहीं, सबसे ऊपर ऊपर टॉप पे पहली कंडीशन होगी इफ इज, ये मैं फंक्शन बता रहा हूँ। ये हमने वाला फंक्शन उड़ा दिया असल में। हाँ, ये फंक्शन भी हम लोगों ने उड़ा दिया। हाँ, इस गेम फंक्शन तो आ जाएगा यहाँ से। वो सही है, मैं आपकी बात समझ गया, आपको मसला कहाँ पे आया था। आप हाँ बोले। इसमें अब एक मसला फिर ये हुआ था कि टेस्ट कौन सा फेल हो रहा था, उसके हिसाब से फिर हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट निकाला था और उसको फिर हम लोगों ने डीबग करना शुरू किया था। तो वो ये जो है हम लोगों ने डीबग कर लिया था कि ये एक एक्सप्लिसिट यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि नल कॉल रिटर्न हो रहा था, जो कि होना नहीं चाहिए। तो फिर ये वाला जो इसकी जो कंडीशन थी वो हम लोगों ने देखी थी, वो जो है कुछ उसमें इशू था। तो फिर हम लोग की ये भी थी कि ये वाला जो गेम डिफॉल्ट की जो क्लास है, ये हमें पता है कि अगर गेम एंडेड और गेम एडवांटेज नहीं है तो लाजमी गेम डिफॉल्ट ही हो। तो फिर हम लोगों ने सिंपल यहाँ से कंडीशन हटा के डायरेक्ट एक डिफॉल्ट का केस बना दिया था कि डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट वो रिटर्न करा देगा अगर बाकी कोई केस ना हो तो। ऑसम यार, ऑसम, अच्छा काम है, नाइस। किसी और के कुछ सवाल तो आगे बढ़े अगर।
बहुत अच्छा काम किया। और एक चीज़ हम लोगों ने और भी रिफैक्टर की थी कि गेम टाइट का केस, और एक और जो केस था वो वाला अपना मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। एक टाइट का केस था और एक और केस था कि जब स्कोर्स डिफरेंट और लेस देन 4 हो, तो जिसमें वो लूप लगा हुआ था। इन दो केसेस में जो है ना बहुत ज़्यादा सिमिलर काम हुआ हुआ था। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक केस की स्टेटमेंट लिखी हुई थी जो कि एक टाइट वाला केस है, और यही केस की स्टेटमेंट यहाँ पे भी लिखी हुई थी जो वो लूप के अंदर हुआ हुआ था। तो इसको हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक कर लिया था, इस तरह के एक मैपर फंक्शन बना दिया था, और फिर ये इस तरह कुछ कर दिया था कि अगर लेस देन 3 हैं और टाइड हैं तो डैश और साथ में अपेंड हो जाए, वरना डूस हो जाए, और इसके अलावा अदरवाइज फिर इस तरह जो है जो लूप में काम हुआ था उस तरह जो है डैश अपेंड होके हो जाए। तो ये वाली जो लॉजिक थी वो हम लोग की एक ही जगह जनरलाइज रीयूज हो गई थी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं शेयर स्टॉप कर देता हूँ। कंटिन्यू कर देता Nice, this was nice. आई गेस आखिरी कौन सा बच्चा वो भी याद है, अजीम का ही है। अकेल भी उसके बाद अजीम और शकील एक साथ में। अच्छा, तो डायरेक्ट आखिरी स्टेट पे आ जाना कि हमने आखिरी में इसका क्या हल निकाला था, जो जो कुछ भी हमने किया, क्या इसकी हालत हो गई। उसके बाद तो हमने बहुत ही सिंपल सी चीज़ की थी कि जो हमारे वेरिएबल्स यूज़ नहीं हो रहे थे स्कोर के, हमने वो रिमूव किए। ठीक है, प्लेयर नेम डायनेमिक था तो हमने उसको ऐसे ही रहने दिया। हमने जो है वो सबसे जो मेन काम किया, जो मेजर चेंज जो शिफ्ट आया था ना कोड में, वो था डोमेन ऑब्जेक्ट्स। तो हम बेसिकली डोमेन ऑब्जेक्ट्स ले आए थे डीओस, हमने प्लेयर का और स्कोर का डोमेन ऑब्जेक्ट बना लिया। तो हमने ग्रेजुअली मूव किया, एकदम से बहुत सारा चेंज नहीं किया हमने। पहले तो बहुत ही सिंपल सा हमने ये किया था कि जब ये फंक्शंस जो थे स्कोर के, ये सारे ये जब अंदर थे तो हमने इसके अंदर लूपिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा ऐसे कंडीशंस थे। तो हमने उन कंडीशंस को जो है ना वो सेपरेट किया, कंडीशंस को अलग अलग फंक्शंस किए। हर चीज़ को जो है ना वो इफ करके किया। इफ एल्स को हमने रिमूव किया जिस हद तक हम कर सकते थे। इसके बाद फिर हम लोग ने एक काम किया कि हमने प्लेयर बनाया। हमने उस टाइम तक स्कोर नहीं बनाया था, हमने सिर्फ प्लेयर बनाया, और प्लेयर के अंदर जो है वो फिर हमने उसका नेम और प्लेयर का स्कोर जो है हमने पहले इंटीजर लिया हुआ था। तो ये पहले इस तरह से नहीं था, ये कुछ इस तरह का था, ताकि हम बैकवर्ड कॉम्पैटिबल रह के करना चाह रहे थे। तो हमने यहाँ पे स्कोर का डोमेन ऑब्जेक्ट उस टाइम तक नहीं लेके आए थे, वो फिर टेनिस गेम के अंदर ही हमने रहने दिया था। और फिर हम उसको उसके हिसाब से हमने पूरी जगह रिफैक्टर की। और उसके बाद फिर हमने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए उसमें ही डोमेन ऑब्जेक्ट का स्कोर का। और फिर स्कोर को हमने डायरेक्टली बाइंड नहीं किया प्लेयर के साथ, हमने यहाँ पे एंटी रहने दिया, हमने इसको डायरेक्टली बाइंड नहीं किया वन गो में। हमने फिर स्कोर का पूरा ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर फिर प्लेयर पास करवाया हमने, इसके हर फंक्शन के अंदर हमने प्लेयर पास करवाया। और फिर हमने उसको जो है ना वो यहाँ पे रिफैक्टर किया ऑब्वियसली। अब ये अच्छा तरीका तो नहीं था कि आप जो है वो हम इनका हमें पता है कि प्लेयर के साथ हमेशा बाउंड होगा स्कोर, बट हम डायरेक्टली वन गो के अंदर इस तरह से नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत मैसिव चेंज आया था और फिर हमें पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ से ब्रेक कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं ना, मतलब वो मेहम हो जाता फ़ौरन से। तो हमने फिर स्कोर को डीकपल्ड ही रखा और प्लेयर यहाँ पे पास करवाया और फिर उसको यहाँ पे सारी चेंजेस की। फिर हमने जो है वो जब ये टेस्ट केसेस सारे सही चल गए तो फिर हमने स्कोर को मूव किया प्लेयर के अंदर। और फिर जो है ना वो उसके हिसाब से फिर हमने पूरा अपना कोड चेंज किया स्कोर का और वापसी रिफैक्टर किया। तो मल्टीपल एक रिफैक्टर के अंदर मल्टीपल टाइम्स हमने रिफैक्टर मारा, सिर्फ इसलिए ताकि हम अपने चिकन्स को स्मॉल रख सकें, यानी कि हमारे गिट के कमिट्स को क्या स्मॉल रख सकें। और हर हर जो है ना वो कहाँ से? और हर जो है ना कहाँ है? वो पता नहीं, अम्मी को पता होंगे, इसके अंदर होते हैं वैसे। शायद माइक इसके म्यूट कर अंदर लो। सॉरी। तो बेसिकली फिर हमने सिर्फ इसलिए किया था, ये पर्पस सिर्फ इसलिए था कि हमने एक रिफैक्टर के अंदर मल्टीपल रिफैक्टर्स इस वजह से किया और इतनी लंबी थोड़ी सी लंबी की हमने, वो सिर्फ इसी वजह से किया है कि हमें पता हो कि कहाँ से हम ब्रेक कर रहे हैं। तो ये जो है ना वो हमारा एक छोटा सा एक्सपीरियंस था
और कोशिश की गई जहाँ जहाँ कर सकते थे कि वन गो में कुछ भी ना करें। तो बस ये एक मोटिव लेके चल रहे थे। उसके अलावा जो है वो हमने कॉन्स्टेंट्स को अलग क्लास में कर दिया स्टैटिक बना के, थोड़ी सी सफाई हो गई। कोशिश ये थी कि टेनिस गेम एक रूट में ही होता और यहाँ पे एक IMPL का एक पैकेज होता और ये सारी इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर होती। तो कोशिश कुछ इस तरह की थी और सिंप्लीफाई, एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी सिंप्लीफाई करना चाह रहे थे, बट इतना टाइम था नहीं और हम थोड़े से सुस्त हुए हुए थे क्योंकि अफ्तारी करीब है। तो बस ये किया है हमने, थोड़ा सा छोटा सा काम। अच्छा हाँ, सॉरी कोई लर्निंग, कोई शेयर, कोई लर्निंग। लर्निंग्स प्रोसेस। हाँ लर्निंग्स तो अच्छी सी हुई थी। लर्निंग ये हुई थी कि वन गो में कभी भी रिफैक्टर नहीं करो, ये सीखा है मैंने हमेशा। तो वन गो में कभी भी आप रिफैक्टर कोशिश करें, अवॉइड करें जब तक आप कर सकते हैं, क्योंकि फिर चीज़ें ना वहाँ से टूटना शुरू करती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता। आपके लिए ट्रेस बैक करना मुश्किल हो जाता है और आप ये सोच के आए हो तो कि यार ये तो बहुत छोटा सा फंक्शन था, इसको तो रिफैक्टर करना बहुत आसान था, मगर फिर वो एक मेहम खड़ा हो जाता है। फिर वो आपको समझ में नहीं आता कि किसकी वजह से क्या मसला हुआ। तो स्लो छोटे छोटे चंक्स में करें और एट सम पॉइंट ना आपको लगेगा कि यार ये तो मैं ख़राब कर रहा हूँ। जैसे जैसे हमने जब डोमेन ऑब्जेक्ट्स बनाए थे ना, तो हमने जब प्लेयर और स्कोर हम दोनों ले आए थे, लेकिन प्लेयर के अंदर स्कोर नहीं था। तो हम उस टाइम ये समझ रहे थे कि यार मैं उस टाइम ये समझ रहा था कि यार मैं तो कोड ख़राब कर रहा हूँ अब, क्योंकि अब प्लेयर के अंदर स्कोर तो है ही नहीं और इंडिपेंडेंट हो गया है और मैं स्कोर के अंदर फंक्शन के अंदर बार बार प्लेयर पास करवा रहा हूँ। तो एट सम पॉइंट आपको लगेगा, मगर अगर अगर आपका प्लान ये है कि आप स्लोली चीज़ों को लेके करना चाह रहे हो, कंटिन्यूस रिफैक्टर करना चाह रहे हो, तो ये बजाय से कि एक डेडिकेटेड रिफैक्टर करो, तो फिर आपको थोड़ा सा ये जो है ना ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा कि आपका कोड थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा मैसी होगा एट सम पॉइंट। तो ये एक लर्निंग थी। इसके अलावा डोमेन ऑब्जेक्ट्स एक अच्छी लर्निंग है। डोमेन ऑब्जेक्ट्स एक अच्छी लर्निंग है आपकी कि आप पहले ही देख लो, अपने पूरा ना कोड पे जंप करने से पहले आप सोच लो कि भाई कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ डोमेन ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब मुझे साफ दिख रहा था कि प्लेयर एक बहुत मैसिव डोमेन ऑब्जेक्ट है। उस टाइम तक स्कोर पता नहीं चला था कि डोमेन ऑब्जेक्ट है, मतलब प्लेयर तो दिख रहा था साफ साफ ना। तो फिर जब प्लेयर बना लिया तो फिर देखना शुरू हुआ यार प्लेयर के साथ जो है वो स्कोर भी जो है वो एक डोमेन ऑब्जेक्ट, सब डोमेन ऑब्जेक्ट बन सकता है प्लेयर का। वो भी आराम से, क्योंकि स्कोर हमेशा बाइंड होगा प्लेयर के साथ, प्लेयर का स्कोर प्लेयर के साथ बाइंड होगा। और जैसा आप लोगों ने खुद भी पॉइंट आउट किया कि हर बार जो है ना वो हमारा स्कोर रीकैलकुलेट होता है। तो बजाय इसके कि कोई स्कोर का एक वेरिएबल रखते या कहीं पे भी कुछ रखते हैं, हमने डायरेक्टली उससे ना एक डोमेन ऑब्जेक्ट ही बना लिया। तो अब इससे आसानी ये हो गई कि अब तीसरा या चौथा प्लेयर भी आएगा ना हमारे पास गेम के अंदर, तो मसला ही नहीं है कोई, आ जाओ। और गेम का स्कोर भी अलग है क्योंकि वो हर बार कैलकुलेट हो रहा है, तो कोई मसला ही नहीं है। हर चीज़ सेग्रीगेट हो गई है। सेग्रीगेशन एक सीखी है हमने कि अगर मैं अब यहाँ पे स्कोर में कुछ चेंज करना होगा तो सारे सब जगहों के स्कोर चेंज होंगे, सही है। और अगर प्लेयर में कुछ चेंज करना होगा तो प्लेयर हर जगह चेंज होंगे। तो सेग्रीगेट किया चीज़ों को, इंडिविजुअली जो है ना वो सेपरेट किया चीज़ों को। हर एक चीज़ जो अगर प्लेयर डोमेन है तो उसका जो जो फंक्शनैलिटी है, वॉन पॉइंट, हैंडल, स्कोर, ये सारी चीज़ें उसके हिसाब से हैं। तो ये चीज़ें सीखी हैं। ठीक है। ऐसा टेनिस 1-to-1 ही होता है नहीं, एक्चुअली टेनिस में 4 प्लेयर भी आ सकते हैं ना, कि कपल भी करते हो ना, 2x2 भी हो जाता है कभी कभी। तो फिर उस केस में फिर आप क्या मतलब आप अभी तो यूज केस नहीं है ऑब्वियसली, अभी नहीं है तो मैं क्यों करूं। मतलब एक चीज़ है याग्नि, यू आरंट गोना नीड इट येट, सही है, ऐसा 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 कुछ होता है। तो ये मार्टिन फॉलर की एक छोटी सी आर्टिकल है, वो पढ़िएगा। तो ऑब्वियसली अगर मैं याग्नि फॉलो करता हूँ कि मुझे अभी तो ज़रूरत नहीं है, मैं अभी क्यों करूँ, अपनी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट क्यों करूँ। बट इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल रही है और सफाई भी हो रहा है एक ही टाइम पे। तो एक शॉट में मेरे पास दो चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे मुझे कोई मतलब नुकसान नहीं हो रहा। विन विन सिचुएशन है मेरे लिए, आगे के लिए भी है और अभी के लिए भी है। अच्छा, और क्या क्या कर सकते थे वो भी मैं बता देता हूँ। ये क्लास अभी भी बहुत गंदी है, बहुत 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 गंदी क्लास है ये। तो ये तो इसको हम आराम से सेपरेट कर सकते थे। और ये चीज़ जो पिछले प्रेजेंटर थे उन्होंने बहुत अच्छा किया कि वो गेम स्टेट्स अलग की। तो अगर गेम स्टेट वाली चीज़ मैं इसके अंदर डालूँ ना, तो वो फिर ये ना बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, बहुत बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो वो हमें कभी सूझा ही नहीं गेम स्टेट वाला, तो ये कॉन्सेप्ट हम डालेंगे अब। अच्छा एक अच्छी लर्निंग थी। और गेम स्टेट तो खैर ये ऑसम ऑसम वो है,
एक कॉन्सेप्ट है। तो बस इतनी सी लर्निंग थी। कोई क्वेश्चन अगर किसी के हैं तो प्लीज आस्क। नाइस, मेरे पास ऐसे सवाल तो नहीं, वजह से नाइस डोमेन वाली चीज़ नहीं थी, पूछना चाहिए था। इससे काफ़ी कोड साफ हो गया। आई थिंक जो शीट्स को प्रेजेंट करना था उसको उसी बात पे करना था। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात ज़्यादा। क्या क्या चीज़ समझ नहीं आई? क्या प्रेजेंट करना था, क्या बोलना चाह रहे थे? शीट्स में पार्ट्स जो प्रेजेंटेशन पार्ट स्किप किया था उसी के ऊपर था कि किस तरह हम लोग लॉजिक डोमेन के अंदर ले जाएं टू मेड अ कोड क्लीनर। वो स्लाइड्स के पार्ट थे जो हमने स्किप किया था। हाँ, वैसे हमने, अगर मैं अभी टाइम नहीं है वरना मैं आपको एक कमिट दिखाता कि हमने किस किस तरह से ट्रांजिशन किया है। तो हमने बहुत ही ग्रैनुअल लेवल पे जाके ट्रांजिशन किया है। हमने इसको अज्यूम किया क्योंकि हमारे करीब में भी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि एक बंदा नहीं यूज कर रहा होता उस सर्विस को ना 300 और सर्विस यूज कर रही होती हैं। तो अगर हम एकदम से बड़ा चेंज लेके जाए ना और बड़ा चिकन लेके जाए या बड़ा कमिट लेके जाए तो फिर वो जो है ना वो हमारे लिए भी एक अजियत बन जाता है और दूसरों के लिए भी हम अजियत बन जाते हैं। तो पॉइंट सारा ये था कि छोटे छोटे चिकन्स, छोटा छोटा काम, स्लोली। तो और डोमेन ऑब्जेक्ट्स का हाँ कॉन्सेप्ट ये आपको पहले ही सोचना चाहिए डोमेन ऑब्जेक्ट्स आपके क्या क्या बन सकते हैं, तो फिर उस हिसाब से चलो। आई गेस नेक्स्ट शकील। अजीम के साथ ही था मैं बेसिकली। साथ, अच्छा तो सब हो गए हम लोग। जी हाँ, एक चीज़ जस्ट उसके बाद गुजर जाते हैं। जस्ट गो थ्रू इट, जो शीट्स का पार्ट था, जस्ट हैव एन आइडिया कि हम लोग करीब में किस तरह ऑलमोस्ट सिमिलर काम करते हैं। ये हमारे पास एक कोड था जो कि बेसिकली कैप्टन्स को स्नैप करता है। बाय स्नैप आई मीन कि जब हम लोग करीम की ऐप खोलते थे तो वो ग्रिड के ऊपर जो आपके लोकेशन को स्नैप करता है एग्जैक्टली आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है। तो उसका कुछ प्रीवियस कोड था जो इस तरह दिखता था, तो विच वॉज अगेन एज अजीम कहते हैं मेहम हुआ हुआ था। तो पहला पार्ट उसने ये किया था कि उसमें फंक्शन एक्सट्रैक्ट कर लिए थे सारे जो मेन उसमें से थे। तो जैसे ही आप वो एक्सट्रैक्ट करते हो आपको अंदाजा होता है कोड एकदम से पढ़ने लायक हो जाता है। Like there it says कि try get snap point from user saved locations and then this try get snap point from user recent locations, और इस तरह आप छोड़ देते हैं। तो मतलब बिकॉज लास्ट टाइम ये बहुत ज़्यादा इशू रेज हुआ था कि इनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी होनी चाहिए कि कहाँ पे जब लोग पढ़ा रहे हो कहाँ यूज़ करते हैं। तो जस्ट टू गिव एन आइडिया कि किस तरह कहाँ हम यूज़ कर सकते होते हैं। नेक्स्ट एक सिंपल एग्जांपल थी कि एक कोड था जो डुप्लीकेट हो रहा था ऑलमोस्ट, कि snap dot point dot get dist is less than something तो snap true है, और अगर is less than something else तो snap false था, ठीक है। और एकदम समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है इसके अंदर। तो द बेटर वे टू गो अबाउट इट वॉज कि पहले तो आप उसमें से आप सिंपल डुप्लीकेशन निकाल लें। इवन जो हमने अभी भी हमने आज की थी कि हमने जो है वो सिंपल जो क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स लॉजिक होती है उसके अंदर से निकाल लेते हैं। तो वो ऑलमोस्ट सेम, अब सेम फंक्शन जैसे हो गए। एंड जब आप सेम हो जाते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि फंक्शन स्टैटिक हो गए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिक फंक्शन, जो कि विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी क्लास और एनीथिंग। उसके सिर्फ टोटल मतलब वो एक सॉर्ट ऑफ फंक्शनल हो जाता है स्टैटिक फंक्शन के, वो सिर्फ जो है जो क्लास के अंदर जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो वंस अ फंक्शन इज स्टैटिक इट मीन्स कि इट कैन बी मूव टू एनी क्लास और एनी प्लेस, और कहीं भी मूव कर सकते हैं उसको आप। तो देन उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं अगर वो किसी डोमेन के अंदर लाई करता है, जैसे कि ये चीज़ जो थी वो एक डोमेन के लोकेशन के अंदर लाई करती थी, तो आप उसको मूव कर सकते हैं उसके स्पेसिफिक डोमेन के अंदर। तो ऑफकोर्स शी ज़्यादा अच्छी एग्जाम्पल देता है उस पर, उसने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया था और उसका लर्निंग ज़्यादा थी उसके पास, बस जस्ट टू गो ओवर इट कि इस तरह से हम लोग उसको रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हैं इन चीज़ों को। इसके अलावा आई गेस और कुछ नहीं मेरे पास, इसके हम लोग रेट्रो कर सकते हैं। एनी लर्निंग्स कोई मतलब अपार्ट फ्रॉम ये, तो हमने रिफ्लेक्टिंग का तो हमने रेट्रो कर लिया,
ओवरऑल जो हम लोग थर्सडे को करते हैं, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट्स, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट्स या एनी थिंग्स टू शेयर, तो प्लीज लेट अस नो. Thank you so much